Good morning, everyone. Hello, guys. Very good morning to all of you. Yes, good morning. तो चलिए, कल की क्लास में देर वॉज अ लिटिल बिट ऑफ डिस्टर्बेंस, तो आज हम इस क्लास में कल की क्लास को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे पहले, एंड देन वी विल प्रोसीड फर्दर. सबसे पहले वी वर टॉकिंग लार्जली अबाउट द आइडिया ऑफ द इकोलॉजी, इकोसिस्टम, एनवायरमेंट, हैबिटेट एंड निश. और कल की क्लास में मैंने तुम्हें बताया कि निश क्या होता है. पर्टिकुलरली जब भी हम निश की बात करेंगे तो निश का मतलब होता है कि किसी भी एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में किसी स्पीशी का एक यूनिक फंक्शनल रोल क्या है, उसी को हम निश के नाम से जानते हैं. और यही बात मैंने पहले भी बताई थी कि जब भी हम निश की बात करते हैं तो वो एक ही इकोसिस्टम में एक ही स्पीशी का एक पर्टिकुलर रोल होगा. ऐसा जो स्पीशी है वो स्पीशी अगर किसी दूसरी स्पीशी के निश में जाता है तो डेफिनेटली देयर विल बी कंपटीशन. और उसके लिए हमने एक लॉ पढ़ा जिसको हम जानते हैं गॉस लॉ के नाम से, जिसको हम जानते हैं कंपटीशन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के नाम से. तो वी हैव डिस्कस्ड ऑल दोस पार्ट्स. अभी हम शुरुआत करेंगे. मेरे पास डाउट्स आए थे बच्चों के कि उन्हें इकोटोन के बारे में समझ में नहीं आया है, तो हम इकोटोन से स्टार्ट करते हैं एंड देन वी विल प्रोसीड फर्दर. फेयर इनफ गाइस? Please tell me, shall we proceed fast, guys? चलिए, जब हम बात करते हैं इकोटोन की तो हम अब शुरुआत करेंगे इकोटोन से, और इकोटोन को समझने की कोशिश करते हैं कि इकोटोन आखिर होते क्या हैं. चलिए, जैसा कि मैंने कल की क्लास में बताया था, जो इकोटोन जो हैं ऐसे ट्रांजिशनल जोन्स होते हैं जो कि दो डाइवर्स इकोसिस्टम के बीच में पाए जाएंगे. मान लो अगर जहां पे मैं खड़ा हूं वहां पे लैंड है, थोड़ा सा आगे एक्वेटिक इकोसिस्टम यानी कि समुद्र आता है, उसके बीच का जो ट्रांजिशन जोन होगा उसे ही इकोटोन कहा जाता है. जब हम इकोटोन की बात करते हैं तो ये होता है जंक्शन. किस चीज का जंक्शन? जंक्शन बिटवीन टू डिफरेंट डाइवर्स इकोसिस्टम्स. दो डाइवर्स इकोसिस्टम्स हैं, उनके बीच के जंक्शन को हमने क्या बोला है? इकोटोन बोला है. अगर मैं ऐसी बात करता हूं तो मुझे एक चीज समझ आई. लेट से यहां पे एक लैंड है एंड हियर वी हैव द ओशन. ये लैंड है और ये है ओशन. और जब मैं मैंग्रोव्स को देखता हूं तो मुझे पता है मैंग्रोव्स इस किनारे पे पाए जाते हैं, जिसका कुछ भाग तुम्हें एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर दिखेगा, कुछ भाग तुम्हें लैंड के अंदर दिखेगा. इसीलिए मैंग्रोव्स एक इकोटोन की तरह काम करेंगे, क्योंकि ये जंक्शन का काम कर रहे हैं बिटवीन लैंड एंड एन ओशन इकोसिस्टम. इसीलिए इसको इकोटोन का नाम दिया जाता है. और जो इकोटोन रीजन्स होते हैं उसमें थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करें कि जो बायोडाइवर्सिटी है, जो वेरिएबिलिटी है, जो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी रिचनेस ज्यादा होगी. कारण क्या है? क्योंकि ये एक ऐसा जोन है जहां पे लैंड के एनिमल्स भी होंगे, एक ऐसा जोन है जहां पे ओशियन के ऑर्गेनिजम्स भी होंगे, और इस पर्टिकुलर रीजन के कुछ स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनिजम्स भी होंगे. तो तीन तरीके की मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स यहां पे दिखाई देती हैं. तो ecotones are those regions which are junction between two different diverse ecosystems. और जो बीच वाला सिस्टम है, जो बीच वाला जोन है, जो जोन ऑफ टेंशन है, जो डिस्टिंक्ट जोन है, उसी को हम इकोटोन के नाम से जानते हैं. और इस इकोटोन के अंदर दोनों इकोसिस्टम की, दोनों डाइवर्स इकोसिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक दिखाई देती है, और इस रीजन की खुद की भी एक कैरेक्टरिस्टिक दिखाई देती है. और ये एक ऐसा रीजन है जहां पे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है, और इसी इफेक्ट को हम एज इफेक्ट के नाम से जानते हैं. हमने एग्जांपल्स देखे, जैसे कि मार्शलैंड्स. मार्शलैंड जो है वो एक ऐसा इकोसिस्टम है जहां पे आपको ड्राई और वेट इकोसिस्टम के बीच की जगह दिखाई देगी. मैं एक और एग्जांपल आपको यहां पे कोट करना चाहता हूं. दैट एग्जांपल इज द तेराई रीजन. तेराई रीजन की जब हम बात करते हैं, लेट से अगर ये हिंदुस्तान है और इस हिंदुस्तान के माथे पे वी हैव द प्रेजेंस ऑफ हिमालयास, तो हिमालयास के जस्ट नीचे वी हैव द प्लेन एरियाज, वी हैव द प्लेन एरियाज. अब इस प्लेन एरिया के अंदर आप देखेंगे तो आपको कुछ ऐसे जोन्स दिखेंगे जहां पे आपको एक दलदली भूमि, मार्शलैंड दिखाई देगी, जो कि माउंटेन्स और इस प्लेन एरिया के बीच में है.
इसी को हमने तराई बेल्ट कहा था। और याद रखें, और ऑल माय फ्रेंड्स याद रखेंगे इस बात को, जो तराई रीजन है, मैंने पहले जब ज्योग्राफी पढ़ाया तब बताया था कि तराई रीजन इज हाई इन बायोडाइवर्सिटी, इसीलिए तराई रीजन के अंदर बहुत सारे नेशनल पार्क्स और टाइगर रिजर्व्स हमें दिखाई देते हैं, जैसे कि दुधवा टाइगर रिजर्व या दुधवा नेशनल पार्क हो गया, या काजीरंगा नेशनल पार्क हो गया। ये सारे नेशनल, वाल्मीकि नेशनल पार्क, ये सारे के सारे नेशनल पार्क्स यहां पे क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि अगर मैं यहां पे हिल्स बोलता हूं, ये माउंटेनियस हिल्स हैं, ये बिल्कुल प्लेन है, तो यहां पे बीच का जो ये रीजन है जहां पे तराई लैंड्स हमें पाए जाते हैं, मिलते हैं, उन्हीं रीजन्स में इकोटोन होने के कारण बायोडाइवर्सिटी ज्यादा दिखाई देती है। तो अगर मैं इसका फ्लो चार्ट बनाऊं, सो इकोटोन होते क्या है उसको जानने की कोशिश करूं, तो चलिए इसके फ्लो चार्ट के माध्यम से हम समझते हैं। इकोटोन ऐसे रीजन्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर दी जोन्स ऑफ टेंशन। जोन ऑफ टेंशन क्यों होते हैं? क्योंकि ये ऐसे जंक्शन हैं, दे आर दी जोन ऑफ जंक्शन बिटवीन टू डिस्टिंक्ट इकोसिस्टम्स, जोन ऑफ जंक्शन बिटवीन टू डाइवर्स इकोसिस्टम, टू डिस्टिंक्ट इकोसिस्टम, टू डिफरेंट इकोसिस्टम, तो डाइवर्स इकोसिस्टम के बीच का ये जंक्शन है। इसके अंदर दोनों जोन्स की कैरेक्टरिस्टिक्स तो होंगी भी, और उसके साथ साथ यहां पे बहुत सारे स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनिजम्स भी पाए जाएंगे जो इस इकोसिस्टम के पार्ट होंगे। इसीलिए इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? एज इफेक्ट बोलते हैं। और एज इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि इकोटोन्स आर नथिंग बट द रीजन्स ऑफ हाई बायोडाइवर्सिटी, ये हाई बायोडाइवर्सिटी के जोन्स हैं। चलिए ये भी समझ में आ गया। इसके साथ साथ बॉर्डरिंग कम्युनिटीज भी हैं यहां पे। इसके साथ साथ इकोटोन के एग्जाम्पल्स के तौर पे मुझे कुछ नजर आता है, तो सबसे पहले मैं बोलता हूं मार्शलैंड। और मुझे पता है तराई रीजन्स आर नथिंग बट दी मार्शलैंड्स ओनली, जो कि ड्राई और वेट इकोसिस्टम के बीच का भाग है, ड्राई और वेट इकोसिस्टम के बीच का भाग है। फिर मुझे मैंग्रोव्स नजर आता है, जो कि लैंड और टेरेस्ट्रियल और ओशियनिक इकोसिस्टम के बीच का भाग है। फिर मैंने कल तुम्हें एक एग्जांपल वेटलैंड्स के रूप में भी दिया था, क्योंकि वेटलैंड्स ऐसे रीजन है जो कि लैंड पे है, कभी वहां पे पानी है, कभी वहां पे नहीं है। रिवर बैंक, बिल्कुल सही बात है, रिवर बैंक भी रिप्रेजेंट करता है एक इकोटोन को। उसके साथ साथ जब मैं एस्चुरीज की बात करूंगा, ये भी एक इकोटोन का काम करते हैं। जब मैं कोरल रीफ्स की बात करता हूं, दे आर ऑल्सो एक्ट एज द इकोटोन्स। इसी कारण से मैंग्रोव्स हो गया, या कोरल रीफ्स हो गया, या रिवर बैंक, डेल्टा, एस्चुरीज, इन सब जगहों पे, मार्शलैंड, तेराई लैंड्स, इन सब जगहों पे हमें ज्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। जो लोग बायोडाइवर्सिटी नहीं समझते हैं उनको मैं बता देता हूं, बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है वेरिएबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। कितने तरीके की डिफरेंट स्पीशीज वहां पे मिलती हैं, चाहे वो प्लांट्स की हैं या वो एनिमल्स की हैं। चलिए, लेक्स जो हैं, लेक्स को ही हमने वेटलैंड के रूप में देखा है, वेटलैंड के रूप में देखा है, और वेटलैंड्स को मैंने यहां पे लिख दिया है कि वो एक इकोटोन होते हैं। ग्रासलैंड्स आर दी इकोटोन्स, बिल्कुल सही बात है, ग्रासलैंड्स जो हैं वो एक इकोटोन का काम करते हैं। चलिए अब हम इकोटोन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखें। कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स तो मैंने आपके सामने यहां पे लिख दी है। कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक होती है कि इकोटोन्स आर नथिंग बट दी जोन्स ऑफ टेंशन। अब एक बात समझें, मान लो ये एक लैंड एरिया है और यहां पे वी हैव द ओशन, दिस इज लैंड, एंड हियर वी हैव द प्रेजेंस ऑफ द ओशियनिक इकोसिस्टम। यहां से लेके इस बीच के जोन को, जहां पे थोड़ा पानी थोड़ा लैंड है, उस जोन को मैंने एक इकोटोन का नाम दिया। इसी को अगर इत्मीनान से समझूं तो मुझे यह समझ में आता है कि अगर मान लो यहां से जैसे जैसे मैं लैंड से दूर जाता जाऊंगा, तो यहां पे जो लैंड के एनिमल्स हैं वो कम, और एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के एनिमल्स बढ़ते रहेंगे। क्यों? क्योंकि अब हम लैंड से दूर और एक्वेटिक इकोसिस्टम के पास जाते जा रहे हैं। तो जब हम देखते हैं कि इस रीजन में जैसे ही मैं आगे बढ़ा, तो मुझे लैंड के ऑर्गेनिज्म कम दिख रहे हैं और एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स ज्यादा दिख रहे हैं।
और जब मैं इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू करता हूं तो मुझे दिखता है एक्वेटिक के कम और लैंड के बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट जो बीच का जोन है जहां पे सबसे ज्यादा ऑर्गेनिजम्स हमें दिखाई देंगे, क्योंकि वहां पे लैंड के भी होंगे, एक्वेटिक इकोसिस्टम के भी होंगे और उस जगह के स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनिजम्स भी हमें दिखाई देंगे। तो इस कारण से यहां पे एक वर्ड लिखा हुआ था, एक लाइन लिखी हुई थी जो मैं समझाना चाहता हूं। इट इज लीनियर एज इट शोज progressive increase in species composition of one incoming community। इनकमिंग कम्युनिटी कौन है इस पूरे रीजन में? अगर मान लो मैं लैंड से ओशियन की ओर जा रहा हूं, तो लैंड से ओशियन की ओर जाते हुए इनकमिंग इज ओशियन, तो इनका तो मुझे क्या दिखाई देगा? इंक्रीज दिखाई देगा। और साइमल्टेनियस डिक्रीज दिखाई देगा किसका? आउट गोइंग एडजॉइनिंग कम्युनिटी। ये एडजॉइनिंग कम्युनिटी जिससे हम दूर जाते जा रहे हैं, उसके ऑर्गेनिज्म कंपैरेटिवली कम होते रहेंगे। ये तय है, क्योंकि जब मैं मान लो, ये तो फिर लैंड और ओशियन की बात है, इसको और अच्छे से समझाऊं तो फॉरेस्ट के बाद डेजर्ट और बीच में है ग्रासलैंड्स। तो क्या मैं कह सकता हूं जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा मुझे ट्रीज का नंबर कम दिखने लगेगा? बिल्कुल सही बात है। और जैसे जैसे आगे बढ़ता रहूंगा यहां से, तो मुझे जो डेजर्ट के कैक्टस प्लांट्स हैं, जो भी जेरोफाइटिक वेजिटेशन है, कैक्टस हो गया, नुकीले कांटीले झाड़ियां हो गई, उनका नंबर ज्यादा दिखाई देगा। बिल्कुल सही बात है, इसी को बोला जाता है। और उसके साथ साथ ग्रासलैंड्स हैं, तो ग्रासलैंड की खुद की स्पीशीज, जो ग्रासेस की स्पीशीज हैं, चाहे वो ग्रास होपर है, चाहे वो लायन है, डियर है, टाइगर है, राइट, राइनोज हैं, वो सारे के सारे भी मुझे यहां पे दिखाई देंगे। राइट, सो दिस इज समथिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड हियर, दैट व्हेनेवर we will see the characteristic of the ecotone, we will observe जो there is a simultaneous increase and decrease in the communities. Why? Because when we are going away from one ecosystem there will be decrease, when we are going close to the other ecosystem there will be increase in the community, there will be increase in the population of different species there। उसके साथ साथ यहां पे हम बात करते हैं इस ग्रासलैंड्स के अंदर इन रीजन्स की खुद की भी स्पेशलाइज्ड कुछ स्पीशीज होंगी, जिनका हमें यहां पे देखने को मिलता है एक आइडिया कि ये बायोडाइवर्सिटी रिच जोन होंगे। चलो सर, ये भी समझ में आ गया। अ वेल डेवलप्ड इकोटोन कंटेन्स some organisms which are entirely different from that of the adjoining communities। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स यहां पे होंगे जो कि दोनों इकोसिस्टम में नहीं है, बट सिर्फ और सिर्फ इस इकोटोन के अंदर पाए जाते हैं। सो दोज स्पीशीज, इत्मीनान से समझिएगा, दोज स्पीशीज विच आर adapted to the particular type of ecotone, they are termed as the ecotypes। ऐसी स्पीशीज जो कि उस पर्टिकुलर इकोटोन के टाइप से एडजस्टेड हैं, अकस्टम हैं, उन स्पीशीज को इकोटाइप बोला जाएगा। अगर कोई एक स्पीशीज जो कि ग्रासलैंड में मिल रही है बट वो फॉरेस्ट में नहीं है, डेजर्ट में नहीं है, दैट मीन्स द स्पीशी विच इज फाउंड इन द इकोटोन, द स्पीशी, the type of species which is well adjusted to the ecotone is termed as an ecotype। okay guys, so बहुत बढ़िया, जिनका क्लियर हो गया बहुत अच्छी बात है। राइट एवरीवन, shall we proceed further now? तो किसी का डाउट था, इकोटाइप समझ में नहीं आया, तो आप देख सकते हैं यहां पे इकोटाइप लिखा भी होगा कि जब मैं बात करता हूं इकोटाइप्स की, स्पीशीज जो कि अडेप्टेड हैं टू सर्वाइव इन एज इफेक्ट एरियाज। एज इफेक्ट एरियाज कौन से हैं? एज इफेक्ट एरियाज आर नथिंग बट दी इकोटोन्स। उन स्पीशीज को क्या बोलेंगे हम? इकोटाइप्स के नाम से जानेंगे। राइट, इसके साथ साथ अगर मैं मान लो कुछ और एग्जांपल्स देखता हूं, तो जिसको मैंने कोरल रीफ्स और वेटलैंड्स के नाम से जाना, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। एज इफेक्ट क्या होता है? जहां पे जो पॉपुलेशन है, जो पॉपुलेशन और कम्युनिटी का स्ट्रक्चर है, वो बाउंड्री ऑफ टू हैबिटेट से कंपैरेटिवली डिफरेंट है, और इस पूरे इकोटोन के अंदर जो नंबर ऑफ स्पीशीज हैं वो कंपैरेटिवली ज्यादा दिखाई देते हैं। नाउ समबडी हैज टॉक्ड अबाउट द इकोक्लाइन। इकोक्लाइन क्या होता है? देखो, इको टाइप समझ में आ गया, इकोटोन समझ में आ गया, देन अब देखो तीन चीजें हैं यहां पे। इकोटोन पता लग गया कि इकोटोन तो जोन ऑफ जंक्शन है,
इस जोन ऑफ जंक्शन के अंदर जो बायोडाइवर्सिटी है वो कंपैरेटिवली ज्यादा है। इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं बेटा? इस इफेक्ट को हम एज इफेक्ट के नाम से जानते हैं, कोई फाइट नहीं है। और ऐसी स्पीशीज जो कि इस इकोटोन के साथ एडजस्टेड हैं, अडेप्टेड हैं, उन स्पीशीज को हम क्या बोलते हैं? इकोटाइप्स बोलते हैं। ठीक है सर। अब दूसरी चीज एक और बता रहा हूं, जिसमें हम, अगर मैं यहां पे एग्जाम्पल की बात करूं तो मुझे रॉयल बंगाल टाइगर का एग्जाम्पल याद आता है। रॉयल बंगाल टाइगर का मतलब यह है कि ये है तो टाइगर ही, बट वो टाइगर इस स्पेसिफिक कंडीशन के साथ अडेप्टेड है। जैसे कि वो मैंग्रोव वाले एरियाज में रहते हैं, तो वो उस सिचुएशन के साथ, उस इकोटोन के साथ कैसे अडेप्टेड हुए, उस इकोटोन के साथ अडेप्ट होने के लिए ये जो हैं, ये सॉल्ट वाटर को पी सकते हैं, ये टाइगर्स स्विम कर सकते हैं। इसीलिए इनको हम इकोटाइप के नाम से जानते हैं। दूसरा मैंने तुम्हें एग्जाम्पल दिया था खराई कैमल जो कि रन ऑफ कच्छ के रीजन में मिलता है। ये भी है तो कैमल ही, है तो ऊंट ही, बट ये उस इकोटोन में मिलता है, इसलिए ये भी वहां पे, ये ऐसा एक कैमल है जो कि स्विम कर सकता है। ये ऐसा कैमल है जो कि स्विम कर सकता है, ऊंट भी स्विम करते हैं, राइट। तो दिस इज इकोटाइप। यस, ये ऐसे हैं। अब देखो एक मेरा सवाल है तुम लोगों से, वो क्या है? क्या ये टाइगर की डिफरेंट स्पीशी है या ये सेम स्पीशी है? स्पीशी मैं तुम्हें बता चुका हूं क्या होते हैं। क्या ये डिफरेंट स्पीशी होंगी या सेम स्पीशी होंगी? दे आर द सेम स्पीशीज। इनके अंदर जेनेटिक वेरिएशन इतने नहीं हुए हैं कि ये टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर, नॉर्मल टाइगर के साथ ब्रीड ना कर सके। स्पीशी तो एक ही है, बट ये वाला टाइगर उस इकोटोन की कंडीशंस के साथ अडेप्टेड है, उसको हमने बोला है इकोटाइप। उसको हमने क्या बोला है? इकोटाइप बोला है। फिर किसी ने पूछा सर इकोक्लाइन क्या होता है? अब देखो, इकोक्लाइन का जो कॉन्सेप्ट है वो किसी एक माउंटेनियस रीजन्स के लिए दिया जाता है। जब हम इकोटोन्स की बात करते हैं तो हम यहां पे देखते हैं कि ग्रेजुअल चेंज होता है एक इकोसिस्टम से दूसरे इकोसिस्टम की ओर। ग्रेजुअल चेंज का मतलब यह है कि मान लो ये फॉरेस्ट था, ये ग्रासलैंड है और ये डेजर्ट है। जब मैं फॉरेस्ट से डेजर्ट की ओर जाता हूं तो वो धीरे धीरे यहां के ट्रीज कम होने लगते हैं, ग्रासेस बढ़ने लगती हैं, और उसके साथ साथ ग्रासेस धीरे धीरे कम होने लगेंगी और डेजर्ट बढ़ने लगेगा। ये सिचुएशन जो है ये बहुत ही ग्रेजुअल चेंज को क्या कर रही है? की ओर इंक्लाइन कर रही है, इंडिकेट कर रही है। बट अगर मान लो, सिर्फ और सिर्फ ध्यान से समझना, यहां पे इकोक्लाइन की जब बात होती है तब मुझे पता है माउंटेन्स के अंदर, जब हमने माउंटेन सोइल पढ़ी थी तब मैंने बताया था कि जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो बहुत जल्दी चेंज करती हैं। क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत जल्दी चेंज करती हैं और उसके साथ साथ टेम्परेचर भी चेंज होता है, फ्लोरा भी चेंज होता है। इसीलिए माउंटेनियस इकोसिस्टम में जब एक इकोसिस्टम दूसरे इकोसिस्टम में चेंज होता है, उस ट्रांजिशन में हम जो वर्ड यूज करते हैं दैट इज इकोक्लाइन। इकोक्लाइन वर्ड जब यूज होता है तब माउंटेनियस इकोसिस्टम्स में यूज होता है, क्योंकि वहां पे ट्रांजिशन ऑफ इकोसिस्टम इज कंपैरेटिवली फास्टर, और उस ट्रांजिशन को हम क्या कहते हैं? इकोक्लाइन के नाम से जानते हैं। जैसा कि मेरे किसी ने नहीं, एज स्पीशीज और इकोटाइप में फर्क है। एज स्पीशीज और इकोटाइप में फर्क है। एज स्पीशीज वो होती हैं जो कि स्पेशलाइज्ड स्पीशी हैं वहां की, जो कि ना ग्रासलैंड में है, ना डेजर्ट, ना फॉरेस्ट में है, ना डेजर्ट में है, वो सिर्फ और सिर्फ ग्रासलैंड में है। मैंने ऐसा नहीं कहा कि कुछ, मैंने ये कहा है कुछ स्पीशीज ऐसी हैं जो कि उस पर्टिकुलर कंडीशंस के साथ खुद को अडेप्ट कर रही हैं, उनको इकोटाइप बोला गया है। तो ये ध्यान रखना, स्पीशीज हैं वो डिफरेंट स्पीशीज हैं। अब क्या, इसीलिए तो मैंने तुमसे सवाल पूछा कि क्या रॉयल बंगाल टाइगर दूसरे टाइगर से डिफरेंट है क्या? यस, डिफरेंट है, बट क्या वो डिफरेंट स्पीशी है? ना, डिफरेंट स्पीशी नहीं है। डिफरेंट किस लिए है? क्योंकि रॉयल बंगाल टाइगर स्विम कर सकता है, वो पानी, खारा पानी पी सकता है, इसीलिए उसने अडेप्ट किया खुद को, राइट। उनके जेनेटिक वेरिएशंस ऐसे नहीं है कि वो इंटरब्रीड ना कर सके, दे कैन इंटरब्रीड विद ईच अदर, राइट। चलो, अब ये समझ में आ गया
ट्रांजिशनल फेज इज कॉल्ड इकोक्लाइन, फेयर इनफ। चलिए, नाउ आई कैन सी अनदर एस्पेक्ट। इको टाइप को थोड़ा ध्यान से समझते हैं। एक ऐसी पॉपुलेशन ऑफ स्पीशी जो कि जेनेटिकली डिफर करती है दूसरी पॉपुलेशन से ऑफ द सेम स्पीशी बिकॉज ऑफ द लोकल कंडीशंस, बिकॉज ऑफ द लोकल कंडीशंस। यानी कि इकोटोन के अंदर उस टाइगर को एक ऐसी कंडीशन मिली जिसके कारण उनके अंदर कुछ जीन वेरिएबल हो गए, कुछ जेनेटिक वेरिएशन हो गया, बट इतना जेनेटिक वेरिएशन नहीं हुआ कि वो दो डिफरेंट स्पीशीज बन जाएं, कि वो आपस में इंटरब्रीड ना कर पाए। दिस इज समथिंग दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू नाउ। तो फॉर सर्टेन यूनिक फिजियोलॉजिकल और मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक, उनकी कुछ बाहरी दिखावट में चेंज हो जाएगा या उनकी कुछ शरीर में चेंज हो जाएगा। इको टाइप्स आर अडेप्टेड टू सर्वाइव इन एन इकोटोन। ये एक इकोटोन में सर्वाइव करने के लिए अडेप्टेशन रखते हैं, उनको हम इको टाइप के नाम से जानते हैं। रॉयल बंगाल टाइगर अडेप्टेड टू द मैंग्रोव, राइट। खराई कैमल्स, इंडियन राइनोस, ये भी अडेप्टेड हुए हैं, क्योंकि आप खुद समझें। नाउ व्हेन वी विल टॉक अबाउट द इंडियन राइनोज, तब तुम्हें पता लगेगा, मैंने तुम्हें एक ज्योग्राफी में एग्जांपल दिया होगा, तुम्हें लगता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर, इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर जो सिक्के मिले उनके ऊपर राइनोज चिन्हित थे, राइनोज उनके अंदर मार्क्ड थे। तो क्या, और हमें पता है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो लार्जली वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में थी। तो अब राइनोस हमें मिलते हैं कहां पे, ईस्टर्न पार्ट में, असम में। तो क्या किसी ने व्हाट्सएप पे फोटो भेजी थी क्या कि वेस्टर्न पार्ट से ईस्टर्न पार्ट में इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौर में किसी ने फोटो भेजी हो व्हाट्सएप पे कि भाई ये राइनोस है, तुम छाप दो? ये कहता है कि इसका मतलब ये है, पास्ट में हिंदुस्तान का पूरा रीजन, जो नॉर्दर्न रीजन है, वो क्या था, वो पूरा का पूरा रीजन फॉरेस्टेड था। अब धीरे धीरे जब फॉरेस्ट कटते गए तो अब जो राइनोज हैं वो अडेप्ट करते गए इंडियन सिचुएशन के साथ, और अब सिर्फ और सिर्फ ईस्टर्न पार्ट में काजीरंगा नेशनल पार्क के अराउंड हमें इंडियन राइनोसोरस मिलते हैं, राइट। स्पीशी के अंदर ही देखो, जैसे एक बात बताता हूं, मान लो एक बात समझो, इको टाइप को ऐसे समझें कि एक तो हम इंडियंस हैं, एक है रशियंस। जब हम रशियंस और इंडियंस को देखेंगे तो वो दोनों डिफरेंट हैं जेनेटिकली। क्यों? क्योंकि दोनों डिफरेंट डिफरेंट एनवायरनमेंट में रहते हैं। हम ट्रॉपिकल कंडीशंस के साथ अडेप्ट कर सकते हैं। रशियंस आर अडेप्टेड टू दी ठंडी वाली कंडीशंस, वेरी कोल्ड कंडीशंस। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि वो जो लोग हैं वो लोग हमसे डिफरेंट हैं जेनेटिकली, मॉर्फोलॉजिकली, बट क्या वो डिफरेंट स्पीशीज हैं? नहीं है, तो वो भी ह्यूमंस ना, वी कैन इंटरब्रीड। तो इसलिए हम अपनी लोकल कंडीशंस के साथ जब अडॉप्ट करते हैं तो उसको हमने इकोटाइप का नाम दिया है। इसीलिए वो स्पीशीज चेंज नहीं होती, स्पीशीज सेम रहती है, बट उनके अंदर कुछ कुछ चेंजेस आ जाते हैं जो उस जगह पे रहने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। याक जो है वो डिफरेंट हो गया है, याक इज डिफरेंट, राइट। तो वहां पे थोड़ा सा तुम्हें समझना पड़ेगा। चलिए, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दीज आर दी वेरियस लीव्स जो आप देख सकते हैं। इन लीव्स के अंदर जैसे सनफ्लावर की लीव्स हैं, ये अलग अलग हो गई, क्यों? क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेट में थी, राइट। नाउ नेक्स्ट एस्पेक्ट अगर हम देखें तो फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोसिस्टम। देखें, कल जब हमने इकोसिस्टम को पढ़ा तब आई टोल्ड यू वन थिंग कि जो इकोसिस्टम का 4 फंक्शन होता है। पहला फंक्शन है इकोसिस्टम का प्रोडक्टिविटी, दूसरा फंक्शन है इकोसिस्टम का एनर्जी फ्लो, थर्ड इकोसिस्टम का फंक्शन है डीकंपोजिशन, एंड फोर्थ फंक्शन इज द न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। ठीक है, यहां से सारी कहानी स्टार्ट होगी, तो प्लीज थोड़ा ध्यान से समझना। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग यानी कि जो डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, चाहे वो नाइट्रोजन है, सल्फर है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, इनका साइकिल चलता है। नाउ when we talk about the very first function, which is the most important function of an ecosystem, that we call as productivity. प्रोडक्टिविटी के लिए मुझे पता है प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल। व्हाई? बिकॉज प्लांट्स आर द मेजर प्रोड्यूसर। अब इसको समझें तो वो क्या कहता है, सबसे पहली एक चीज जो बार बार यूज होगी वो मैं पहले ही तुम्हें बता देता हूं। इस कॉन्सेप्ट को हम ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। ट्रॉफिक लेवल कहते हैं, उसको समझते हैं कि क्या होता है ट्रॉफिक लेवल। देखो, मान लो ये एक ग्रासलैंड है। अब इस ग्रासलैंड के ऊपर एक फूड चेन बना रहा हूं।
इस फूड चेन को आपने बचपन में भी देखा होगा कि सबसे पहले है ग्रास। ग्रास को खाने वाला है ग्रास होपर। ग्रास होपर को खाने वाला है मान लो फ्रॉग, और फ्रॉग को खाने वाला है मान लो ईगल। फ्रॉग को खाने वाला है ईगल। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो ग्रास, ग्रास होपर, फ्रॉग, ईगल है, इनको अगर मैं इस वर्ड से समझूं कि ट्रॉफिक क्या होता है, ट्रॉफिक का मतलब होता है बेटा न्यूट्रिशन। अब एक बात बताओ, न्यूट्रिशन के हिसाब से कोई भी ऑर्गेनिज्म फूड चेन में कहां पे आता है, उसको उसका ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। और इसी ट्रॉफिक लेवल से हमें समझ में आता है कि इस पूरे के पूरे फूड चेन में एनर्जी का फ्लो हो रहा है। जैसे मैं अगर बात करूं, थोड़ा इत्मीनान से और देखूं, तो मुझे यहां पे समझ में आया जैसे कि ग्रास, ग्रास को खाने वाला है, अगला एग्जांपल लेते हैं डियर, डियर को खाने वाला है लेट्स से लायन, राइट। अब यहां पे ये एक फूड चेन है, ये क्या है, एक फूड चेन है। और इस फूड चेन में हो क्या रहा है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से एनर्जी को गेन कर रहा है। सो देन फूड चेन से यू कैन सी द फ्लो ऑफ एनर्जी। एनर्जी का क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, बिल्कुल सही बात है, एनर्जी का फ्लो हो रहा है, कोई फाइट नहीं है। देन एनर्जी का फ्लो तो हो ही रहा है, बट उसके हिसाब से एक चीज पता लगी कि डियर का जो न्यूट्रिशन है वो किस पे डिपेंडेंट है, ग्रास पे। इसीलिए डियर न्यूट्रिशन के हिसाब से दूसरे नंबर पे है। ग्रास अपनी एक्टिविटीज, फोटोसिंथेटिक एक्टिविटीज के कारण पहले लेवल पे है। लायन अपनी एक्टिविटी के कारण तीसरे लेवल पे है। तो किसी फूड चेन में कोई भी ऑर्गेनिज्म कौन सी पोजीशन ऑक्यूपाई करता है, वो उसका ट्रॉफिक लेवल होता है। और वो ट्रॉफिक लेवल उसके न्यूट्रिशनल नीड के हिसाब से होता है। और वो ट्रॉफिक लेवल डिपेंड करता है कि उसको कितनी एनर्जी की नीड है। डियर अपनी एनर्जी के लिए ग्रासेस पे डिपेंडेंट है, इसीलिए ट्रॉफिक लेवल पे वो यहां पे आया। तो अब देखते हैं थोड़ा ध्यान से कि क्या बोलता है ये। ट्रॉफिक लेवल इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। बिल्कुल सही बात है, इस लेवल से ही तो हमें समझ में आया कि कैसे एनर्जी फ्लो कर रहा है इकोसिस्टम में, क्योंकि डियर ग्रास से एनर्जी ले रहा है, लायन डियर से एनर्जी ले रहा है। उसके बाद एक चीज ये भी है कि ये क्या बताता है, पोजीशन इट ऑक्यूपाइज इन अ फूड चेन। कोई भी ऑर्गेनिज्म फूड चेन में कौन सी पोजीशन ऑक्यूपाई करता है। इट डील्स विद हाउ द मेंबर्स ऑफ एन इकोसिस्टम्स आर कनेक्टेड बेस्ड ऑन देयर न्यूट्रिशनल नीड्स। उनकी न्यूट्रिशनल नीड्स क्या हैं, उनके बेसिस पे वो कैसे कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ, राइट। द ट्रॉफिक लेवल इंटरेक्शन। अब ट्रॉफिक लेवल्स में क्या होगा, इंटरेक्शन होगा। उसके अंदर तीन कॉन्सेप्ट्स आते हैं, फूड चेन, फूड वेब और इकोलॉजिकल पिरामिड। फूड चेन, फूड वेब और इकोलॉजिकल पिरामिड। अब किसी ने पूछा है डेट्राइटस फूड चेन क्या होता है, वो मैं अभी फूड चेन जब पढ़ाऊंगा तब पूरा समझाऊंगा, तो प्लीज बी विद मी फॉर सम टाइम, विल गेट टू नो अबाउट इट। तो अब ये ट्रॉफिक लेवल का इंटरेक्शन, ट्रॉफिक वर्ड आते दिमाग में चमकना चाहिए सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिशन, दैट इज इट। न्यूट्रिशन के हिसाब से कोई ऑर्गेनिज्म कहां पे अपनी पोजीशन को ऑक्यूपाई करता है, उसको हम ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। और ट्रॉफिक लेवल से ही हमें पता लगता है कि एनर्जी का फ्लो कैसे हो रहा है, और उन इंटरेक्शन को समझा जाता है डिफरेंट डिफरेंट मैनर्स में। एक पिरामिड में, एक हम फूड चेन में समझेंगे और एक फूड वेब में समझेंगे। अब सबसे पहली चीज जो आती है दैट इज द एनर्जी इन द इकोसिस्टम। अब यहां से कहानी स्टार्ट होती है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी एक पहला फंक्शन है, प्रोडक्टिविटी फंक्शन है। प्रोडक्टिविटी के बाद हम एनर्जी फ्लो देखेंगे, फिर डीकंपोजिशन, एंड देन वी विल टॉक अबाउट द न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। तो यहां पे मैं वापिस बता रहा हूं, चार फंक्शन है इकोसिस्टम के। अभी मैं इकोसिस्टम के चार फंक्शंस हैं, इन इकोसिस्टम के चार फंक्शन में पहला फंक्शन मुझे नजर आता है दैट इज प्रोडक्टिविटी। सेकेंड फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम इज द एनर्जी फ्लो, एंड थर्ड फंक्शन इज decomposition, and fourth function is what we call as, this is decomposition, and fourth function is nutrient cycling। इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी को हम थोड़े समय बाद समझेंगे, पहले हम देखते हैं
कि इस इकोसिस्टम के अंदर एनर्जी का फ्लो कैसे होता है, क्योंकि एनर्जी फ्लो समझने के लिए हमें क्या समझना पड़ेगा, फूड चेन को, क्योंकि चेन के हिसाब से ही तो हमें पता लगेगा कैसे एनर्जी एक एलिमेंट से, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म की ओर जा रही है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं, मान लो 100% सन हमें जो प्लांट्स हैं वो लेस दैट 1% ऑफ द सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। जो भी सनलाइट, देखो खुद समझो कि 100% सनलाइट जब अर्थ तक पहुंची, उसमें मेजॉरिटी ऑफ द सनलाइट तो एटमॉस्फेयर के द्वारा रिफ्लेक्ट बैक कर दी जाती है, क्लाउड द्वारा रिफ्लेक्ट बैक कर दी जाती है, एल्बीडो जिसको हम कहते हैं। तो प्लांट के लिए जो एनर्जी अवेलेबल होती है वो 1% से भी कम है। फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स मेक 170 बिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ फूड ईच ईयर। इतना सारा फूड ये हर साल बनाते हैं। अब जब ये प्रोसेस है फूड बनाने का, क्योंकि एनर्जी जब फ्लो होगी तब सबसे पहले फूड बनेगा और उसको कोई खाएगा, फिर उसको कोई खाएगा, फिर उसको कोई खाएगा, इस हिसाब से एनर्जी का फ्लो होना है। अब इसके अंदर दो प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, वन वी कॉल एज फोटोसिंथेसिस एंड सेकंड वी कॉल एज रेस्पिरेशन, जो मैंने तुम्हें पहले बहुत बार बता दिया है, पहली क्लास में भी मैंने तुम्हें ये बात बताई थी। अब हम देखते हैं, सबसे पहले आती है जो चीज, वो क्या है, किसी भी फूड चेन की शुरुआत, फूड चेन जो है इसमें एक चीज है जो हमें समझनी है, उसके अंदर होते हैं कुछ प्रोड्यूसर्स एंड सम ऑफ them are termed as consumers। कुछ होते हैं प्रोड्यूसर्स, कुछ होते हैं कंज्यूमर्स। जब हम प्रोड्यूसर्स की बात करते हैं तो प्रोड्यूसर्स कौन हैं? प्रोड्यूसर्स वो हैं जो खाना बनाते हैं, इनको हम ऑटोट्रॉफ्स के नाम से भी जानते हैं। ऑटोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ का मतलब देखो, ट्रॉफ का मतलब न्यूट्रिशन, ऑटो का मतलब स्वयं। तो वर्ड ब्रेक डाउन करेंगे, अपने आप समझ में आ जाएगा। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि अपना खाना खुद बनाना जानते हैं, दे आर टर्म्ड एज प्रोड्यूसर्स। क्या हम बना सकते हैं अपना खाना? मैं घर पे किचन में बात नहीं कर रहा, मैं ये बात कर रहा हूं कि हम क्या अपने आप सनलाइट को लेके कोई भी खाना बना सकते हैं जैसे प्लांट्स बनाते हैं? नहीं। तो हमारे यहां पे हम कहलाएंगे कंज्यूमर्स, क्योंकि हम अपनी एनर्जी नीड के लिए दूसरों पे डिपेंड हैं। अगर हम अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी दूसरी चीज पे डिपेंडेंट हैं, हेटेरो मींस ऑन समवन एल्स, हेटेरोट्रॉफ यानी कि हम अपनी नीड के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी और के ऊपर डिपेंडेंट है, इसीलिए उसको हेटेरोट्रॉफ कहा जाता है। अब सबसे पहला जो ऑटोट्रॉफ है, जिनको हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं, ये प्रोड्यूसर्स कौन कौन होते हैं और ये क्या है, इसके बारे में बात करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ऑटोट्रॉफ्स, ऑटोट्रॉफ्स को हम बोलते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। तो प्राइमरीली जो भी इस पर्टिकुलर इकोसिस्टम में प्रोड्यूस कर रहा है उसको हमने प्राइमरी प्रोड्यूसर कहा, और ये अपना खाना, दे सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स from simple inorganic raw materials like carbon dioxide and water in the presence of sunlight by the process of photosynthesis for themselves and supply indirectly to the other non producers। ये भी हमें पता है कि जब भी मैं बात करूंगा प्रोड्यूसर्स की, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की सहायता से सनलाइट की प्रेजेंस में C6H12O6 यानी कि एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो व्हाट दे आर डूइंग इज, बहुत ही सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर को ये कन्वर्ट कर रहे हैं केमिकल एनर्जी के रूप में। तो सन की जो सोलर एनर्जी है, दिस सोलर एनर्जी हैज कन्वर्टेड इटसेल्फ इनटू दी केमिकल एनर्जी। ये किस में कन्वर्ट हो गई बेटा? दिस हैज कन्वर्टेड इटसेल्फ इनटू दी केमिकल एनर्जी। इसमें से कुछ एनर्जी तो वो खुद यूज करेंगे और कुछ स्टोर कर लेंगे, जो कि हमें आगे वाले जो भी ऑर्गेनिजम्स होंगे जो नॉन प्रोड्यूसर्स हैं उनके लिए अवेलेबल होगी। ये जो काम है, ये काम प्लांट्स कर पाते हैं क्योंकि प्लांट्स के अंदर होता है क्लोरोफिल। प्लांट्स के अंदर होता है क्लोरोफिल और क्लोरोफिल ही ये काम करता है। प्लांट के अंदर ये क्लोरोफिल मिलता है उनके क्लोरोप्लास्ट के अंदर, उनके क्लोरोप्लास्ट के अंदर, राइट। और ऐसा ही ये सेम काम साइनोबैक्टीरिया भी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है। इन साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू
ग्रीन एल्गी के नाम से जानते हैं। इनके अंदर भी क्लोरोफिल होता है, बट इनका क्लोरोफिल कहां होता है, दैट यू आर गोइंग टू टेल मी इन द चैट बॉक्स। इनका क्लोरोफिल कहां होगा, दैट यू आर गोइंग टू टेल मी इन द चैट बॉक्स। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये क्लोरोफिल कहां पे होता है साइनोबैक्टीरियाज का, जिनको पहले फॉर्मरली ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से जाना जाया जाता था। राइट। अब अगला बात, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर प्रोड्यूसर्स आर बेसिकली हर्बेशियस, यानी कि ऐसे प्लांट्स जो कि हर्ब्स हैं, प्लांट्स हैं, वुडी प्लांट्स हैं, वो ये खाना बनाते हैं। एक्वेटिक इकोसिस्टम्स में बहुत सारी छोटी छोटी एल्गीज होती हैं, माइक्रोस्कोपिक एल्गीज, जिनको हम फाइटोप्लैंक्टन्स के नाम से जानते हैं, वो खाना बनाते हैं। जो आंसर रूट्स दे रहे हैं वो बिल्कुल गलत आंसर है, बिल्कुल सही बात है। एक आंसर मुझे सही मिला, वो ये है कि क्लोरोफिल इनका पाया जाता है साइटोप्लाज्म के अंदर। कहां मिलता है, सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर मिलता है। राइट। रूफ क्या मेरे घर की छत पे मिल रहा है, क्या बावली बात कर रहा है। राइट। नेक्स्ट एस्पेक्ट हम देखते हैं तो हमें पता लगता है प्रोड्यूसर्स जो हैं वो दो तरीके के होते हैं। यहां से थोड़ी सी चीजें डिफिकल्ट होंगी, ध्यान से समझना। पहले हमने देखा प्रोड्यूसर्स, जिसमें टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल में मैंने देखा, यहां पे मैं वापस एक फ्लो चार्ट में समझा देता हूं। प्रोड्यूसर्स के अंदर हमने देखी दो बातें। एक तो होते हैं टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल इसके अंदर हर्बेशियस एंड वुडी प्लांट्स, herbaceous and woody plants, और दूसरा हमें यहां पे दिखाई देता है एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर जो फूड बनाने का मेजर काम करता है वो माइक्रोस्कोपिक एल्गीज करते हैं, और इन माइक्रोस्कोपिक एल्गी को हम किस नाम से जानते हैं, वो फाइटोप्लैंक्टन्स के नाम से भी जानते हैं। ये कौन काम कर रहा है, फाइटोप्लैंक्टन्स कर रहे हैं। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अब जो ये प्रोड्यूसर्स हैं, कुछ ऐसे प्रोड्यूसर्स हैं जो कि फोटो यानी कि लाइट की सहायता लेते हैं, कुछ ऐसे प्रोड्यूसर्स हैं जो कि केमिकल्स की सहायता लेते हैं, उनको हम बोलते हैं केमोट्रॉफ्स। जैसा कि आपके सामने है फोटोट्रॉफ्स एंड केमोट्रॉफ्स। फोटोट्रॉफ्स वो होते हैं जो ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म करते हैं फोटोसिंथेसिस, जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, जिनके अंदर क्लोरोफिल होता है और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और सनलाइट के साथ मिलकर शुगर और ऑक्सीजन बना देते हैं। ये तो बचपन से पढ़ा हुआ है। अगला एस्पेक्ट क्या है उसको समझें। द नेक्स्ट थिंग इज केमोट्रॉफ्स, यानी कि ये कोई केमिकल्स की बात करेंगे। ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होंगे जो कि कंटेन करेंगे कुछ सर्टेन केमिकल रिएक्शंस और अपना फूड ऑब्टेन करेंगे। देखो, हमेशा हमें ऐसा लगता था कि प्लांट ही खाना बनाते हैं, बट ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ ऐसे चीजें हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो कि बिना सन की सनलाइट के फोटोसिंथेसिस किए बिना भी खाना बनाते हैं। इनको सल्फर बैक्टीरियाज के नाम से जाना जाता है, जैसे कि थायोबैसिलस। ये आप याद रखेंगे, थायोबैसिलस एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और हाइड्रोजन सल्फाइड और ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर कार्बोहाइड्रेट बना देगा, जो कि उनकी एनर्जी है। क्या इसमें सनलाइट का यूज हुआ? नहीं। इसी से सवाल मेरे दिमाग में आता है कि जब मैं ओशियन के अंदर देखूंगा तो ओशियन की डेप्थ के अंदर क्या किसी भी तरीके से लाइफ जिंदा रह सकती है? जी हां, वो लाइफ जिंदा रह सकती है। उसका कारण है कि वहां पे भले ही सनलाइट पेनिट्रेट ना कर पा रही हो, बट कुछ ऐसे सल्फर बैक्टीरियाज हैं जिनको हम थायोबैसिलस के नाम से जानते हैं, वो एनर्जी प्रोड्यूस करने में हेल्पफुल होता है। अब ये देखें, रिस्पॉन्सिबल है। यहां पे मैं थोड़ा सा और डिटेल में बात करूं तो हेयर यू हैव फोटोट्रॉफ्स, हेयर यू हैव केमोट्रॉफ्स। फोटोट्रॉफ्स वो हैं
ऐसे प्लांट्स हैं जो कि सनलाइट की सहायता से फोटोसिंथेसिस करके क्या बनाते हैं, खाना बनाते हैं, क्या बनाएंगे, फूड बनाएंगे। ऑन दी अदर हैंड केमोट्रॉफ्स वो हैं जिनके अंदर कुछ केमिकल्स होंगे और इन केमिकल्स की सहायता से ये अपना फूड बनाएंगे। तो प्रोड्यूसर्स हैं दो तरीके के, फोटोट्रॉफ्स एंड केमोट्रॉफ्स। फोटोट्रॉफ्स हम जानते हैं, केमोट्रॉफ्स में हमने बोला सल्फर बैक्टीरिया जिसका नाम है थायोबैसिलस। ये थायोबैसिलस बिना सनलाइट के भी अपना खाना बना सकता है। दिस इज व्हाट आई हैव एक्सप्लेन्ड यू। इसके बाद अब ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स पे आते हैं हम। देखिए यहां पे हमें ये तो समझ में आ गया कि केमोट्रॉफ्स क्या है, फोटोट्रॉफ्स क्या है। उसके बाद हाँ, इनके कारण सल्फर कंटेंट होगा पानी में जो सल्फर का कंटेंट है वो कहां से आया होगा, ओशियन के अंदर, वो पानी के अंदर कंटेंट आया होगा वोल्केनिक एक्टिविटी के कारण, राइट। नाउ नेक्स्ट एस्पेक्ट आता है, थोड़ा सा ध्यान से हम समझने की कोशिश करेंगे इस पूरे एस्पेक्ट को, जिसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें मैं समझाऊंगा, चाहे वो फूड वेब के रूप में जू प्लैंक्टन्स हैं और क्रस्टेशियंस, हेरिंग्स और ये सारी चीजें हम जानने की कोशिश करेंगे। बट उससे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट आर दीज हेटेरोट्रॉफ्स। हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं जनरली दी कंज्यूमर्स। क्यों कंज्यूमर्स हैं? क्योंकि दे आर इनकेपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग देयर ओन फूड। वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं, वो डिपेंड करते हैं ऑर्गेनिक फूड डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल्स और बोथ। या तो वो प्लांट पे डिपेंड करेंगे या एनिमल पे, और कुछ ऑमनिवोर्स होंगे तो वो दोनों पे। देन अगर मैं कंज्यूमर्स की बात करूंगा, कंज्यूमर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड ग्रुप्स, नेमली माइक्रो एंड मैक्रो कंज्यूमर्स। यहां से थोड़ी कहानी देखो कैसे जा रही है। कंज्यूमर्स के अंदर हम दो तरीके के कंज्यूमर्स को देख रहे हैं। वन वी कॉल एज द मैक्रो कंज्यूमर्स एंड अनदर वन वी कॉल एज द माइक्रो कंज्यूमर्स। और मुझे पता है माइक्रो कंज्यूमर्स में अर्थवॉर्म, क्रैब्स और ये सब आएंगे, बट अभी मैं मैक्रो कंज्यूमर्स की बात करता हूं। तो ये क्या है, इसको समझे, क्या कंफ्यूजन है इसमें भाई? मैक्रो कंज्यूमर्स का मतलब है कि ऐसे बड़े ऑर्गेनिजम्स जो कि अपनी न्यूट्रिशनल नीड के लिए किसी और पे डिपेंडेंट हैं। जैसे कि सबसे बड़ा अगर मैं एग्जांपल दूं तो यहां पे आपको ग्रास दिखेगा, ग्रास के बाद ग्रास होपर के बाद फ्रॉग, फ्रॉग के बाद रेड टेल्ड हॉक, राइट। अब ये सारी चीजें तो हमें दिख गई। जहां पे तो ये ग्रास है, दिस ग्रास इज नथिंग बट द प्रोड्यूसर, ये तो प्रोड्यूसर है। ग्रास होपर क्या है? कंज्यूमर है। ये कंज्यूमर सबसे पहले ग्रास को खा रहा है तो इसको प्राइमरी कंज्यूमर कहेंगे। ग्रास होपर को अगर फ्रॉग खा रहा है तो उसको सेकेंडरी कंज्यूमर कहेंगे। उसके बाद रेड टेल्ड हॉक की बात करेंगे तो वो टर्शियरी कंज्यूमर के रूप में हमें दिखाई देगा। ये सारे जो है ये मैक्रो कंज्यूमर्स की कैटेगरी में आते हैं। अगर यही चीज मैं एक्वेटिक इकोसिस्टम में देखूं तो सबसे पहले छोटी छोटी माइक्रोस्कोपिक एल्गीज होंगी, इनको क्रिल्स खाएंगे, क्रिल्स को क्रैब्स खाएंगे, क्रैब्स को सी ऑटर खा लेगा। तो ये प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शियरी कंज्यूमर, इस रूप से जो हमें कंज्यूमर्स दिखाई दे रहे हैं उनको हम मैक्रो कंज्यूमर्स का नाम देते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर्स वो होते हैं जो कि प्राइमरी प्रोड्यूसर्स को खाते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाते हैं, टर्शरी कंज्यूमर्स सेकेंडरी कंज्यूमर्स को खाते हैं और प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाते हैं। चलिए अब अगर मैं यहां पे बात करूं मैक्रो कंज्यूमर्स की, दे फीड ऑन प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ एंड आर कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड सोर्सेज। जैसे कि सबसे पहले आता है हर्बीवोर्स जो कि प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, जो कि सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, जैसे कि काउ, रैबिट, मैन, right, these all are what we call as the herbivores. सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो कि प्राइमरी कंज्यूमर पे फीड करते हैं, जैसे आपको एग्जांपल के रूप में यहां पे दिखाई देगा वॉल्फ। कार्निवोर्स which feed on secondary consumers are called tertiary consumers. लायंस जो कि वॉल्फ को खा सकते हैं। फिर ओमनीवोर्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे एनिमल्स जो कि सबको खा सकते हैं, जैसे कि आदमी हो गया, राइट, वी आर दी ओमनीवोर्स। ठीक है, ये हमें समझ में आया।
अब आते हैं कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि डेड को खाते हैं, जिनको हम स्केवेंजर्स कहते हैं। जैसे वल्चर जब आप देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि कोई भी चीज डेड हो जाती है, उस डेड चीज के ऊपर वल्चर्स आते हैं, उनको खाते हैं और अपना आगे काम बढ़ाते हैं। उनको हम नेचुरल स्केवेंजर्स कहते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनको हमने स्केवेंजर्स का नाम दिया। स्केवेंजर्स क्या होते हैं? ये डेड और इंजर्ड एनिमल के कॉप्सेस जो होते हैं उनको खाएंगे। दे विल फीड ऑन दीज डेड प्लांट्स या एनिमल्स एंड डीकंपोजर्स विल फिनिश द जॉब। अब यहां पे आके एक मेजर कहानी बटेगी, उसको मैं थोड़ी देर में इत्मीनान से समझाऊंगा। देखो, होता क्या है, स्केवेंजर यानी कि वल्चर आया, वल्चर ने आके डेड और डीकंपोज डेड जो भी एनिमल था उसको खा लिया। बट क्या वो कंप्लीटली उसको खा के रिमूव कर देता है? नहीं, बहुत ही छोटा सा खा के रिमूव करता है। और उसके बाद का जो बचा हुआ काम है वो कौन करता है? वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं, जिनको हम बैक्टीरियाज के नाम से जानते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नाम से जानते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहां पे आपको क्रू, हाइना, फॉक्स, जैकल, कॉन्डोर, वास्प, मराबाउ स्टॉक, तस्मेनियन डेविल, वाइल्ड बोर, सीगुल, वल्चर, अपोसियम, फ्लैश फ्लाई, डूनो बीटल, येलो जैकेट, रकून, हॉर्नेट, ये सारे क्या हैं? दे ऑल आर टर्म्ड एज दी स्केवेंजर्स। दे ऑल आर टर्म्ड एज स्केवेंजर्स। ठीक है। अब यहां पे आपको जैकल, हाइना, क्रू, यहां पे आपको कोयोट दिख जाएगा, एंड देन यू विल हैव द टर्की वल्चर। दीज वल्चर्स these vultures are nothing but the scavengers। ये कहलाते हैं स्केवेंजर्स। अभी आजकल वल्चर का जो पॉपुलेशन है वो कम हो गया है, और उसी कारण से कुछ समस्याएं भी देखने को मिलती हैं, क्योंकि जब भी कोई भी एनिमल डेड हो जाता है तो पुराने जमाने में वल्चर उनको खा के सफाई कर देते थे, किसकी? इकोसिस्टम की। बट अगर अब वल्चर का पॉपुलेशन कम होगा तो इवेंचुअली ऊपर से जो भी वल्चर आके डेड को खाने वाले थे उनका हिसाब किताब भी बिगड़ जाएगा। सिंपल एज दैट, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। माइक्रो कंज्यूमर्स कौन होते हैं इसको समझते हैं। माइक्रो कंज्यूमर्स हैं बैक्टीरिया और फंजाई which obtain energy and nutrients by decomposing the dead organic substances of plant and animal origin। बिल्कुल ठीक है। They feed on small microscopic bits of dead organic matter and convert them into the inorganic nutrients। The product of the decomposition, such as inorganic nutrients, are released in the ecosystem and are refused and reused by the producers and then recycled। सिंपल सी बात है। अब अर्थवॉर्म एंड सर्टेन सॉइल ऑर्गेनिजम्स जैसे कि अर्थोपॉड्स, नेमेटोड्स, ये डेट्रिटस फीडर्स हैं एंड हेल्प इन द डीकंपोजिशन। देखो, एक चीज समझाता हूं, इत्मीनान से समझना। ये है डेड, कोई भी डेड एनिमल है। अभी सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे क्या फर्क है, फिर तुम ये स्लाइड को पढ़ोगे, केक वॉक रहेगा। डेड एनिमल है, इस डेड एनिमल को खाने के लिए दो लोग हैं। वन वी कॉल एज मैक्रो कंज्यूमर्स, सेकेंड वी कॉल एज माइक्रो कंज्यूमर्स। ठीक है सर। मैक्रो कंज्यूमर्स में सर सबसे पहले कौन आया? सबसे पहले आया सर वल्चर, हाइना, ये सारे एटसेट्रा, जैकाल, ये सारे मैक्रो कंज्यूमर्स हैं। मतलब इस डेड एनिमल पे ऊपर ऊपर से जो इसका फ्लैश होगा वो खा के कौन निकल जाएंगे? मैक्रो कंज्यूमर्स निकल जाएंगे। फिर नंबर आएगा माइक्रो कंज्यूमर्स का। माइक्रो कंज्यूमर्स में दो चीजें होती हैं, एक तो होता है डेट्राइटिस, और एक होते हैं डीकंपोजर्स। यानी कि इसमें भी अब जो बचा हुआ पार्ट है, उस बचे हुए पार्ट को खाने के लिए आएंगे अर्थवॉर्म्स, नेमेटोड्स, ये सारे लोग, अर्थवॉर्म्स, नेमेटोड्स एटसेट्रा। अब जो डीकंपोजर हैं वो क्या करते हैं? डीकंपोजर करते हैं
कि मान लो ये डेड एनिमल था, इस डेड एनिमल को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी कि बैक्टीरिया खाते नहीं हैं, वो इसको खाते नहीं है क्योंकि ये खाते तो कुछ भी नहीं है। बैक्टीरिया क्या करते हैं, कुछ एसिड रिलीज करते हैं और जो ये एनिमल का कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक स्ट्रक्चर था, जो बचे हुए एनिमल का कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस थे, उसको सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं, उनको कन्वर्ट कर देते हैं सिंपल सब्सटेंसेस में। और सिंपल सब्सटेंसेस का मतलब इसके प्रोटीन कन्वर्ट हो गए नाइट्रोजन में, और ये नाइट्रोजन जाके मिक्स हो जाता है किसमें, वहां की सॉइल में। तो डीकंपोजर का काम है डीकंपोज करना। क्या ये खाते हैं इनको? नहीं। खाता कौन है? यस, खाता कौन है? खाते हैं डेट्राइटस, डेट्राइटस फीडर। ये ब्रेक डाउन करते हैं, बैक्टीरियाज जो हैं वो क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। बैक्टीरियाज जो हैं वो क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। ये बात आप याद रखेंगे। और जो डेट्राइटिस हैं वो खा रहे हैं। तो इन दोनों में एक फर्क हुआ। तो यहां पे माइक्रो कंज्यूमर की दो वैरायटी मेरे पास मिली। एक तो डेट्राइटिवोर्स जो कि डेड को खा रहे हैं, एक डीकंपोजर्स जो कि डेड को डीकंपोज कर रहे हैं। जब मैं डेट्राइटिवोर्स की बात करता हूं तो मुझे समझ में आता है कि जैसे मैं अगर कुछ खाता हूं तो मेरे खाने के बाद जो डाइजेशन है दैट इज व्हाट वी कॉल एज इंटरनल डाइजेशन। इंटरनल डाइजेशन करते हैं, खाएंगे डाइजेस्ट करेंगे, खाएंगे डाइजेस्ट करेंगे, बढ़िया चिल मारेंगे, इंटरनल डाइजेशन है। बिल्कुल ठीक बात है सर। जब भी बात आएगी डीकंपोजर की तो ये क्या चीजों को खाते हैं? नहीं, दे डू नॉट ईट थिंग्स। वो ईट नहीं करेंगे, रादर वो एक्सटर्नल डाइजेशन करेंगे बाय सिक्रेटिंग एंजाइम्स। कुछ एक्सटर्नल डाइजेशन कर देंगे ताकि इस एक्सटर्नल डाइजेशन से क्या होगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा इन मटेरियल्स का, और ये सिंपलर ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स सिंपलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और एलिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये एक बात है जो इनके बीच का फर्क है। डेट्राइटिवोर्स का एग्जाम्पल मुझे समझ में आता है अर्थवॉर्म, नेमाटोड्स, और यहां पे मुझे समझ में आते हैं बहुत सारे बैक्टीरियाज। नाउ मेरा सवाल तुमसे है, क्या कोई वायरस एक डीकंपोजर हो सकता है? फटाफट चैट बॉक्स में जवाब देना है, क्या कोई एक वायरस डीकंपोजर हो सकता है? एवरीवन? यस बोल रहे हैं लोग। देखिए, हमेशा याद रखेंगे वायरस कभी भी एक डीकंपोजर नहीं होगा। जिनको नहीं समझ में आ रहा उनको मैं समझाता हूं क्यों। क्योंकि जब मैं वायरस को देखता हूं तो वायरस हमेशा कब काम करते हैं, कब एक्टिवेट होते हैं, जब इनको एक लाइव होस्ट मिलता है। जैसे कोविड यानी कि कोरोना वायरस था, वो वायरस जब हमारी बॉडी में आता है तब जाके एक्टिवेट होता है। यानी कि वायरस को काम करने के लिए हमेशा क्या चाहिए, वायरस को काम करने के लिए लाइव यानी कि जिंदा होस्ट चाहिए। वायरस कभी भी डेड पे काम नहीं करता, इसीलिए वायरस कभी भी एक डीकंपोजर नहीं होगा। डीकंपोजर्स होंगे बैक्टीरियाज और फंजाई और फंगस। डीकंपोजर कौन होंगे? बैक्टीरिया और फंजाई। ये दिमाग में रखनी है। वायरस हमेशा जब भी काम करेंगे बेटा वो लाइव होस्ट पे करेंगे, राइट? ये बात हमेशा हम ध्यान में रखेंगे, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड थिंग्स। चलिए अब देखते हैं इनके बीच का डिफरेंस। सबसे पहले अगर हम डेट्राइटिवोर्स की बात करते हैं तो दे आर ऑर्गेनिजम्स विच फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ डीकंपोजर्स। कैटेगरी डीकंपोजर की है, कैटेगरी डीकंपोजर्स की है। और वैसे अगर मैं बोलूं तो दे फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ माइक्रो कंज्यूमर्स। ये भी कौन है? माइक्रो कंज्यूमर्स हैं। मेटाबॉलिक प्रोसेस में देखेंगे तो ये कोई भी केमिकल को सिक्रेट नहीं करते टू डीकंपोज द सब्सटेंस, रादर ये डिग्रेड करते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को डायरेक्टली थ्रू डाइजेशन। डाइजेशन करके डिग्रेड करते हैं। दीज ये क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को
फ्रॉम दी सब्सटेंस, बिल्कुल ठीक बात है, जैसे वॉर्म्स हो गया, क्रैब्स हो गया, फ्लाइज हो गया, मिलीपेड्स हो गया। दोबारा याद रख लें इनका नाम, दोबारा ध्यान से समझ लें, वॉर्म्स, क्रैब्स, फ्लाइज एंड मिलीपेड्स, ये सारे क्या हैं? डेट्राइटिवोर्स हैं। दे ऑल आर दी डेट्राइटिवोर्स, राइट। ऑन द अदर हैंड, जब हम बात करते हैं डीकंपोजर्स की, ये ऐसे सेट ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि विच कंसिस्ट ऑफ डेट्राइटिवोर्स, स्कैवेंजर्स एंड और सेप्रोफाइट्स, कोई बड़ी बात नहीं है। These organisms secrete chemicals or certain enzymes to decompose dead and decaying organism। ये डिकम्पोज करते हैं क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म सिक्रेट करेंगे केमिकल्स को। These organisms secrete enzymes और chemicals to secrete dead and decaying organisms। dead और decay को क्या कर देंगे? डीके कर देंगे। They secrete an enzyme for the digestion of an organic matter, but ये digestion internal है या external? फटाफट जवाब दें। फटाफट जवाब दें, इंटरनल और एक्सटर्नल? एक्सटर्नल डाइजेशन, वेरी गुड। एक्सटर्नल डाइजेशन का प्रोसेस ये करते हैं, राइट। चलिए, किसी ने पूछा है एगेरियस बिस्फोरस, दे आर दी, अगर हम उनकी बात करें तो एगेरियस बिस्फोरस को हम सेकेंडरी डीकंपोजर्स बोलते हैं क्योंकि ये फंगस की कैटेगरी में आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब डेट्राइटिवोर्स के एग्जांपल देखते हैं। अर्थवॉर्म्स, बिल्कुल सही बात है सर। वुड लाइस, फंजाई, डंग फ्लाइज, ये सारे क्या हैं? डेट्राइटिवोर्स के एग्जांपल्स हैं। चलिए अब आते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम पे। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को समझ लिया, अब आते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम पे। सेप्रोफाइट्स भी डेड के संदर्भ में यूज किया जाता है, ठीक है। टेट्रीवोर्स, प्रोड्यूसर इज इन एन एक्वेटिक इकोसिस्टम। कौन होगा एक्वेटिक इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर, उसको समझें। सबसे पहले ब्लू ग्रीन एल्गी, जी हां सर, जिसको हम साइनोबैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। फाइटोप्लैंक्टन, जी हां सर, ये आपने बताया था। डाई एटम्स, ये भी क्या है? प्रोड्यूसर्स होते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम में। कंज्यूमर्स कौन है? क्रस्टेशियंस बोले तो जो क्रैब्स हो गए, लॉबस्टर्स हो गए, वो सारे क्रस्टेशियंस कहलाते हैं। देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो जू प्लैंक्टन, फिर स्मॉल फिश, ये सारे क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर है। हेरिंग्स आएंगी बड़ी फिशेस के अंदर, हेरिंग्स, बिगर फिश, शार्क्स, ये सारे के सारे सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं। तो मेरे को क्या पता लगा कि फाइटोप्लैंक्टन्स, जू प्लैंक्टन्स और उसके साथ साथ क्रस्टेशियंस एंड हेरिंग्स, ये एक्वेटिक इकोसिस्टम की एक चेन है। जैसे ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हम सब लोगों को, अगर हम सब लोग देखें तो हमें टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में तो जानकारी होती है कि ग्रास हॉपर, डियर, लायन, ये सब, बट एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर इन नामों के बारे में वी आर नॉट मच अवेयर। इसीलिए उन नामों को याद रखना थोड़ा सा जरूरी है। एक बार प्लीज मेक श्योर इस स्लाइड को आप ढंग से पढ़ें सो दैट आपको याद रहे, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन एक आया हुआ है, राइट। चलिए अब किसी ने पूछा सर फंजाई क्या है? फंजाई बेटा जो होता है वो ना ही प्लांट में काउंट किया जाता है ना ही एनिमल में काउंट किया जाता है। क्रस्टेशियंस, अरे क्रस्टेशियंस बताया तो, क्रस्टेशियंस का मतलब क्रैब्स, लॉबस्टर्स, जो लोग खाते हैं ना, ये क्रैब्स और लॉबस्टर्स, ये क्रस्टेशियंस होते हैं। हेरिंग जो होती हैं वो बड़ी मछलियां होती हैं, राइट। ऑयली फ्लेवर वाली जो फिशेस होती हैं उनको हेरिंग्स कहते हैं, थोड़ी बड़ी मछलियां हैं ये,
राइट। फाइटोप्लैंक्टन यानी कि छोटे छोटे जो एल्गीज होते हैं, जूप्लैंक्टन छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स जो कि फाइटोप्लैंक्टन को खाते हैं, राइट। चलें नेक्स्ट एस्पेक्ट पढ़ते हैं अब फूड चेन का। अब हमें समझ में तो आ गया कि फूड चेन की शुरुआत होती है प्रोड्यूसर्स से, प्रोड्यूसर्स के बाद इसके अंदर आएंगे प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर और फिर टर्शरी कंज्यूमर। ये तो कंज्यूमर्स आ गए। ये तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस के साथ हमने देखा क्या फ्लो होता है, एनर्जी का फ्लो होता है। अब इस कॉन्सेप्ट को भी समझ लें जिस कॉन्सेप्ट को हम फूड चेन के नाम से जानते हैं। थोड़ा इत्मीनान से समझने की कोशिश करते हैं व्हाट एग्जैक्टली दिस फूड चेन इज। फूड चेन का मतलब होता है कि एक सीक्वेंस बताना जिससे हमें पता लगे कि कोई ऑर्गेनिज्म किस तरीके से उस पर्टिकुलर चेन के अंदर दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा रहा है, उसी को हम फूड चेन के नाम से और उसी से ही समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अ सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट फीड ऑन वन अनदर। ग्रास को डियर खाता है, डियर को लायन खाता है, दैट इज अ सीक्वेंस। और यही वो प्रोसेस है जिससे इस पूरे के पूरे प्रोसेस के दरमियान जो एनर्जी है उसका फ्लो होता है। ग्रीन प्लांट्स यानी कि प्रोड्यूसर्स जो कि एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, उससे आगे बढ़ते बढ़ते ये एनर्जी फ्लो होती है। इट इज समथिंग विच टॉक्स अबाउट ईटिंग एंड बीइंग ईटन बाय समवन। क्या खा रहा है और कौन किसको, क्या कौन खाएगा दूसरे को, वो किसके थ्रू बताया जाएगा, फूड चेन के थ्रू। तो इसके बीच में मैं एरो लगाऊंगा, वो एक फ्लो ऑफ एनर्जी को इंडिकेट करता है। जैसे मैंने ग्रास के बाद डियर लगाया तो ये बता रहा है ग्रास से एनर्जी का फ्लो डियर को जा रहा है। और ये जो फ्लो ऑफ एनर्जी है फूड चेन के अंदर यूनिडायमेंशनल है, एक ही तरीके से एनर्जी जाएगी। और हमें भी पता है फ्लो ऑफ एनर्जी यूनिडायमेंशनल ही होगा। ग्रास कभी डियर से वापस नहीं कहेगा कि भाई मेरी एनर्जी वापस दे, डियर कभी नहीं कहेगा लायन को कि भाई मेरी एनर्जी वापस दे। तो फ्लो ऑफ एनर्जी हमेशा हमेशा क्या होती है, लीनियर होती है। यस, फूड चेन जो है वो लीनियर है। उस लीनियर फूड चेन के अंदर फ्लो ऑफ एनर्जी भी हमें लीनियर दिखाई देगा। बट एक बात बताएं, फूड चेन क्या कोई एक कंप्लीट एस्पेक्ट बताता है किसी भी चीज का? मैं कहता हूं नहीं। क्योंकि थोड़ा इत्मीनान से दिमाग लगा के सोचो कि क्या मान लो ये ग्रास है, इस ग्रास को खाने वाला ग्रास होपर भी हो सकता है, इस ग्रास को खाने वाली कैटल भी हो सकती है, इस ग्रास को खाने वाला डियर भी हो सकता है, इस ग्रास के ऊपर डिपेंडेंट रैबिट भी हो सकता है। तो यहां पे मुझे पता लगा फूड चेन तो सिर्फ एक ही व्यक्ति का एस्पेक्ट बताती है, एक ही ऑर्गेनिज्म के बारे में बताती है। ऑन दी अदर हैंड जब हम फूड वेब की बात करेंगे तो उसमें पता लगेगा कि एक के ऊपर डिपेंडेंट बहुत सारे लोग हैं और दूसरे लोगों के ऊपर भी बहुत सारे लोग अपनी नजरें जमाए बैठे हैं। तो वो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। क्योंकि मैं खुद की बात भी करूं, ह्यूमंस की बात भी करूं, तो क्या मैं सिर्फ प्लांट्स खाता हूं? मैं तो चलो खैर प्लांट्स ही खाता हूं, बट एनीवेज टॉक अबाउट समवन हु इज नॉन वेजिटेरियन। वो कभी जब मन करता है मंडे को तो भाई वो बढ़िया चिकन खा रहा है और ट्यूसडे को भगवान का नाम ले रहा है और क्या खा रहा है, प्लांट्स खा रहा है। सो दे आर डिपेंडिंग, इट डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ मैटर। अब जब फूड चेन की बात आती है तो एक बहुत ही सिंपलिस्टिक फॉर्म में हम बताते हैं कि एनर्जी का फ्लो हो रहा है, बट वो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता। और फूड चेन का मतलब ये हुआ कि मान लो ग्रास के ऊपर डिपेंडेंट डियर और डियर के ऊपर डिपेंडेंट एक ही चेन बनाई हुई है, डियर के ऊपर डिपेंडेंट लायन है। अब अगर ये एक ही चेन बनाई है तो जब डियर खत्म हो जाएगा तो ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स कर जाना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, बट होता नहीं है। क्योंकि लायन की डिपेंडेंसी क्या सिर्फ डियर पे है, इसकी डिपेंडेंसी और भी बहुत सारी ऑर्गेनिजम्स पे हो सकती है। अगर मैं बोलूं कि डियर का अमाउंट बहुत ज्यादा हो गया तो क्या ग्रासेस खत्म हो जाएंगी? जी हां, ऐसे चांसेस हैं, क्योंकि लार्जली डियर सिर्फ ग्रास पे डिपेंडेंट है। सो दिस इज समथिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड हियर।
तो जब हम फूड चेन की बात करेंगे तो ये सीक्वेंस याद होना थोड़ा एग्जाम्पल्स के साथ जरूरी है। जब मैं बात करता हूं सबसे पहले प्रोड्यूसर्स, जो कि मेरे ग्रीन प्लांट हैं, प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंडेंट कौन है? ग्रास होपर, जो कि प्राइमरी कंज्यूमर्स आएंगे। देन वी विल टॉक अबाउट द सेकेंडरी कंज्यूमर्स जैसे कि फ्रॉग, फिर टर्शरी कंज्यूमर जिसको हम स्नेक के नाम से कहते हैं, फिर कोई फाइनल कंज्यूमर आया जो कि हॉक और ईगल है। और उसके बाद, इनके बाद जहां पे तुम देख सकते हो फाइनल कंज्यूमर्स, इनको भी खाने वाला कौन है? फंजाई है। राइट, जो मशरूम आप लोग बार बार पूछ रहे थे, उसके बारे में हम थोड़े समय बाद बात करेंगे। राइट, ये बात ध्यान में रखनी है। देन अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, फूड चेन तो समझ में आ गया, बट फूड चेन एक लीनियर एस्पेक्ट को शो करता है, जबकि फूड वेब की जब बात होती है तो फूड वेब विल टॉक अबाउट, फूड वेब जो है वो हमेशा बात करेगा मल्टीपल चेन्स की, मल्टीपल चेन्स की। अब उसमें भी हम बात करें कि ऐसा मॉडल आएगा जो कि एक ऑर्गेनिज्म की बाकी उस पूरे इकोसिस्टम में रहने वाले दूसरे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके ऊपर क्या इंटरडिपेंडेंस है अपनी एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स की नीड को लेकर के। अगर मैंने जैसे तुम्हें बोला कि एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन होगा एक इकोसिस्टम के अंदर जिसमें पूरी की पूरी स्पीशीज एक दूसरे के साथ एक वेब में कनेक्टेड होंगी, एक सवाल का जवाब देना, अगर फूड वेब बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है तो क्या मैं इसका यह मतलब निकाल सकता हूं कि एक ऑर्गेनिज्म के पास खाने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं? यस और नो? फटाफट जवाब दीजिएगा। फूड वेब के अंदर अगर कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है, यस, बहुत बढ़िया। तो अभी किसी ने पूछा एक और सवाल कि क्या एक लायन की स्पीशी दूसरे लायन को खाएगी कि नहीं खाएगी? अरे हाँ, वो एक बात याद रखें, लायंस को जब हम जनरली देखते हैं ना तो ये बहुत ही सोशल प्रेडेटर्स होते हैं, मतलब आपस में ये कभी भी एक लायन दूसरे लायन को नहीं हंट करेगा ना ही खाएगा। राइट, बट समटाइम्स इट हैपेंस जब रिसोर्सेज की बहुत कमी है उस समय पे दे माइट बिकम कैनिबलिस्टिक इन नेचर, वो कैनिबलिस्टिक नेचर शो कर सकते हैं। कोई एग्रेसिव लायन होगा तो वो ये शो करता है, राइट, अदरवाइज नहीं। है? अब कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है तो आप सब लोगों ने जवाब दिया कि हाँ सर, जो ऑप्शंस हैं एक व्यक्ति के पास, एक ऑर्गेनिज्म के पास दूसरे स्पीशीज को खाने के, वो ज्यादा है। बिल्कुल सही बात है। अगर मान लो किसी कारणवश इस फूड वेब के अंदर सिंप्लिसिटी जनरेट हो जाती है, अगर फूड वेब बहुत ज्यादा सिंपल हो जाती है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि हम ऑप्शंस की अवेलेबिलिटी को कम करते जा रहे हैं और उस पूरे इकोसिस्टम के खत्म होने के चांसेस ज्यादा होंगे? यस और नो? अगर अगर फूड वेब कॉम्प्लेक्स होगी तो ज्यादा इंटरेक्शंस होंगे, ज्यादा इंटरेक्शंस होंगे तो वो इकोसिस्टम ज्यादा स्टेबल होगा। अगर फूड वेब के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है तो इवेंचुअली ज्यादा सिंपल होने के कारण जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके पास ऑप्शंस की अवेलेबिलिटी ज्यादा नहीं है, और अगर एक भी बीच में से निपट लिया तो पूरी की पूरी फूड चेन का, पूरी की पूरे इकोसिस्टम की समाप्ति की घोषणा हो जाएगी। इसीलिए एक चीज आप याद रखेंगे, यहां पे मल्टी डायमेंशनल फ्लो ऑफ एनर्जी होता है, ये तो हर व्यक्ति जानता है यहां पे, but more the number of species, greater the interactions and more complex the food web, these food webs are more stable. Why? Because now we know that, क्योंकि अगर एक भी ऑप्शन खत्म हुआ तो पूरी की पूरी, बिल्कुल सही बात है, सत्यानाश हो जाएगा पूरे इकोसिस्टम का। राइट, नाउ आगे बढ़ते हैं। जैसे यहां पे एक फूड वेब आपके सामने है,
अब इस वॉल्व के पास कौन कौन से ऑप्शन है? ये पाइथन को खा सकता है, ये ईगल को खा सकता है। वॉल्व को खाने वाले, वॉल्व किसको खा सकता है? वॉल्व को कौन? पाइथन खा सकता है, वॉल्व को ईगल खा सकता है। वॉल्व किसको किसको खा सकता है? रैट को खा जाएगा, थ्रश को खा जाएगा। सबके पास डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हैं, राइट। इन डिफरेंट ऑप्शंस का मतलब है कॉम्प्लेक्सिटी इज मोर, सिंप्लिसिटी इज लेस ऑप्शन, एंड इन फैक्ट द फूड वेब माइट कोलैप्स समटाइम्स। अब इसी से यहां पे आपको बहुत सारे चीजें दिख रही होंगी जहां पे बहुत कॉम्प्लेक्स एक फूड सिस्टम दिखाया गया है जिसको हम फूड वेब के नाम से जानते हैं। ऑक ट्री के ऊपर फील्ड माउस, स्क्वैल, बीटल, स्क्विरल, ये सब डिपेंडेंट हैं। बीटल जो है इसके ऊपर डिपेंडेंट हॉक है, फ्रॉग है, रकून है। यानी कि एक सिस्टम नहीं है, मल्टीपल चेन है, राइट। देन आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है फूड वेब कोलैप्स। ये थोड़े समय पहले एक न्यूज में चीज थी जिसको मैं करंट अफेयर्स के जो एस्पेक्ट है उनको इंटीग्रेट करते हुए पढ़ा रहा हूं, राइट। अगर मैं फूड वेब कोलैप्स की बात करूं, ये तब होता है जब भी इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स जो होती हैं किसी भी एक इकोसिस्टम में, वो फेल हो जाती हैं, उनका ब्रेक डाउन हो जाता है। मान लो इस पूरे के पूरे जो मैंने आपको पिछली स्लाइड दिखाई, इस पूरी स्लाइड के अंदर ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल हो जाए, बहुत ही सिंपल हो जाए, तो इस सिनेरियो में ये देखा जाने लगेगा कि बहुत सारे जो ये ऑर्गेनिजम्स हैं ये एक्सटिंक्ट हो गए हैं। जब ये एक्सटिंक्ट हो जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये पूरा का पूरा फूड वेब अब क्या कर जाएगा? कोलैप्स कर जाएगा। देन नेक्स्ट एस्पेक्ट, दिस कैन हैपन ड्यू टू अ नंबर ऑफ फैक्टर्स। क्यों हो सकता है ऐसा? सबसे पहली बात, सच एज चेंजेस इन क्लाइमेट। सबसे बड़ा रीजन क्या है? क्लाइमेट चेंज है। उसके बाद लॉस ऑफ की स्पीशीज, बहुत की स्पीशीज जो कि लॉस हो जाएं। देन पोल्यूशन, ओवर एक्सप्लॉइटेशन बाय ह्यूमंस, दीज ऑल आर द मेजर रीजंस। हमें पता है क्लाइमेट चेंज के कारण अब आजकल आप देखते होंगे कि पहले हमें बहुत सारी स्पैरोज दिखती थी, अब हमें वो स्पैरोज नहीं दिखती हैं, राइट। उसके बाद हम एक बात करें कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि की इंडिकेटर होते हैं किसी भी एक इकोसिस्टम के लिए। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, मैंने पहले भी समझाया था कीस्टोन स्पीशीज के बारे में। कीस्टोन स्पीशीज जैसे लायन, टॉप प्रीडेटर्स जो होते हैं, लायन, टाइगर, हम इनको बचाने की बात क्यों करते हैं? उसका भी एक कारण है। अगर मान लो मैं एक फूड चेन देखूं, इस फूड चेन के अंदर ग्रास, ग्रास के ऊपर डियर, डियर के ऊपर लायन, ये मैं हमेशा बोलता रहा हूं। मैं तुम्हें एक केस स्टडी के माध्यम से बताने की कोशिश करता हूं, एंड दिस केस स्टडी इज ऑफ येलोस्टोन नेशनल पार्क। येलोस्टोन नेशनल पार्क की जो ये केस स्टडी है वो ये क्या कहती है कि अगर मान लो यहां पे 1980s के दौरान, अगर ये जो नेशनल पार्क है येलोस्टोन नेशनल पार्क, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का पहला नेशनल पार्क है, पहला नेशनल पार्क। बहुत ही हरा भरा और काफी अच्छी बायोडाइवर्सिटी वाला ये नेशनल पार्क देखा गया। इस नेशनल पार्क के अंदर एक फूड चेन थी जिसके अंदर ग्रासेस, डियर, लायन, वॉल्व्स, ये सब थे, ठीक है। अब यहां पे 1980 से पहले लार्ज स्केल पे हंटिंग होती है। हंटिंग जब हुई तब उसमें देखा गया कि वॉल्व्स को हंट कर दिया गया और सारे के सारे वॉल्व्स खत्म हो गए। जब ये वॉल्व्स खत्म हो गए तो इवेंचुअली डियर को खाने वाला कोई नहीं, डियर को खाने वाला कोई नहीं बचा। तो डियर की पॉपुलेशन के अंदर लार्ज स्केल पे इंक्रीज देखा जाने लगा। जब डियर की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई तो ऐसा देखा गया कि डियर्स ने ग्रासेस को खत्म कर दिया और ये येलोस्टोन नेशनल पार्क एक ग्रास वाले, यानी कि एक हरे भरे मैदानों से, हरे भरे रीजन से डेजर्ट में कन्वर्ट होने लगा। ऐसा ऐसा क्यों है उसको समझें। जब भी हम डियर की बात करते हैं, डियर और ये हिरन ये सिर्फ ग्रेजर्स नहीं होते, ये ब्राउजर्स भी होते हैं। ब्राउजर का मतलब क्या है? जैसे हम डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स को ब्राउज करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट, वैसे ही ये डियर भी एक जगह से दूसरी जगह पे जाते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। उसका कारण है अगर वो अपनी लोकेशन को फिक्स रखेंगे
तो इवेंचुअली कुछ समय बाद वो स्पॉट कर लिए जाएंगे बाय द टाइगर, लायन और वॉल्फ, और वो किल कर दिए जाएंगे। इसीलिए तुम अगर ध्यान से देखोगे तो जब डियर ग्रास को ग्रेज करता है तो वो हमेशा घास का ऊपर वाला हिस्सा ही खाता है। वो अपनी गर्दन को कंप्लीट नीचे नहीं झुका सकता। अगर वो कंप्लीट नीचे गर्दन रखेगा डीप तक, तो उसके पास पीछे से जब टाइगर अटैक करता है तो रिस्पॉन्ड करने का टाइम नहीं होगा। इसीलिए ग्रासेस को हमेशा वो ऊपर ऊपर से ग्रेज करके निकल जाते हैं और ग्रासेस की रूट्स बची रहती हैं और वो थोड़े समय बाद वापस ग्रो करने लग जाती हैं। अब अगर मैं बात करूं कि यहां पे वॉल्फ खत्म हो गए, तो किसी भी हिरन को यह डर नहीं है कि उनको स्पॉट कर लिया जाएगा और वो शिकार हो जाएंगे किसी प्रिडेटर का। इस वजह से वो एक ही जगह पे रुकते हैं। खौफ खत्म हुआ, एक ही जगह पे रुकते हैं। इस ग्रास को तब तक ग्रेज करते हैं जब तक इसको रूट्स से उखाड़ नहीं लिया जाता। जब वो रूट से उखाड़ के इस पूरे रीजन की घास को खत्म कर देते हैं, फिर वो अपने एरिया को चेंज कर लेते हैं। दैट इज हाउ जो ग्रास को रूट से टोन आउट कर दिया गया, नाउ वापस इस ग्रास को ग्रो करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, और टाइम थोड़ा नहीं काफी लगेगा रादर। एंड इसीलिए ये ग्रासलैंड जो हैं, ये पूरा का पूरा ग्रासलैंड डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कुछ की स्पीशीज हैं। इन की स्पीशीज को इसीलिए हम बचाते हैं ताकि फूड चेन के अंदर फूड वेब जो है वो कॉम्प्लेक्स बना रहे। अगर वो फूड वेब सिंपल हो जाएगा तो इवेंचुअली एक्सटिंक्शन की ओर हम बढ़ने लगेंगे, अग्रसर हो जाएंगे। वो ओवर ग्रेजिंग के कारण यहां पे पूरे इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचाएगा। यही न्यूज थी, और इस न्यूज के अंदर जैसे किसी ने यहां पे चैट बॉक्स में लिखा भी कि क्रोज जो है, कौवा जो है वो भी हमें नहीं दिखता। उसका भी एक कारण है। आपने पिजन्स देखे होंगे, कबूतर देखे होंगे। कबूतर जो है, पिजन्स जो हैं, दे आर मोर इन्वेजिव स्पीशीज। वो इन्वेजिव स्पीशीज हैं। उनके इन्वेजन के कारण उन्होंने, और क्रो और उनके बीच का ओवरऑल देखो निश सेम है। क्रो और कबूतर का, कौवा और कबूतर दोनों का निश सेम है। निश ओवरलैप हुआ, कंपटीशन हुआ, कबूतर जीत गए। इसीलिए कौओं की जो अमाउंट है, नंबर है, वो कंपैरेटिवली क्या हो गया बेटा, कम हो गया। एंड नाउ यू विल सी मोर ऑफ द पिजन्स इन द एटमॉस्फेयर एंड एनवायरमेंट। नाउ नेक्स्ट एस्पेक्ट अगर हम देखें तो सबसे पहले जब हम इस कोलैप्स की बात कर रहे हैं, तो एक फूड वेब कोलैप्स का होना एक सीरियस कॉन्सिक्वेंस को लेके जा सकता है किसी भी एक एंटायर इकोसिस्टम के लिए, क्योंकि इट इज इंक्लूडिंग द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी और इकोसिस्टम पूरा का पूरा कोलैप्स हो जाएगा। राइट, दिस इज व्हाट वी कॉल एज फूड वेब कोलैप्स। तो हमने फूड चेन पढ़ लिया, फूड वेब पढ़ लिया। अब हम बढ़ते हैं अगले एस्पेक्ट की ओर, जिसको हम जानते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड, इकोलॉजिकल पिरामिड। अब जब पिरामिड्स की बात होगी तो इवेंचुअली एक बात मैं जानता हूं, वो क्या है वो समझें। पिरामिड्स के अंदर हम एक रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, एक रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं ट्रॉफिक लेवल का, और ये रिप्रेजेंटेशन हमें बताएगा डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कि कैसे ओवरऑल ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम वर्क करता है। जैसे अगर मैं बात करूं, एक पिरामिड ऐसा है जो मुझे नंबर्स के बारे में बताता है कि किसी एक इकोसिस्टम में, किसी एक ट्रॉफिक लेवल पे कितने ज्यादा नंबर ऑफ स्पीशीज और ऑर्गेनिजम्स वहां पे, इंडिविजुअल्स वहां पे मौजूद हैं। उसको हम पिरामिड ऑफ नंबर कहेंगे। एक पिरामिड हमें यह इंडिकेट करेगा कि कैसे कैसे एनर्जी फ्लो होता है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे लेवल पे, उसको पिरामिड ऑफ एनर्जी बोलेंगे। एक पिरामिड का रिप्रेजेंटेशन हम देखेंगे बायोमास के रूप में। उससे हमें पता लगेगा कि कैसे एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे बायोमास का ट्रांसफर होता है। तो ये जो पिरामिड है, ये समझ अगर नहीं आते हैं तो अब समझ में आएंगे, थोड़ा सा ध्यान से जानने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहला पिरामिड जो मैं डिस्कस करने वाला हूं, दैट इज द पिरामिड ऑफ एनर्जी। ये सबसे सिंपल भी है क्योंकि इसको हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है। पहली चीज ये है कि इस पिरामिड के बेसिक को जाने। बेसिक का मतलब ये है जो वाइड लाइन है, अगर ये बेस बड़ा है
और टॉप छोटा है, इसका मतलब दिस इज टर्म्ड एज द अपराइट पिरामिड। ये सीधा पिरामिड है। और अगर ये इस तरीके से दिखाई देगा, अगर ये इस तरीके से दिखाई देगा कि टॉप इज वाइड एंड बॉटम इज नैरो, इसको हम इन्वर्टेड पिरामिड के नाम से जानते हैं। इसको हम इन्वर्टेड पिरामिड के नाम से जानेंगे। अब अगर मैं इस पिरामिड को थोड़ा इत्मीनान से समझूं तो ये क्या कहता है, ये पिरामिड एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होंगे ट्रॉफिक लेवल्स का विद इन एन इकोसिस्टम। विद इन एन इकोसिस्टम ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि कैसे एनर्जी फ्लो करती है। उसके साथ साथ ये शो करते हैं कि रिलेटिव अबंडेंस कितनी है, यानी कि इनके माध्यम से हम ये बता सकते हैं कि नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स कितने हैं, इनके माध्यम से हम ये बता सकते हैं कि बायोमास ऑफ ऑर्गेनिज्म कितना है, और इनके माध्यम से हम एनर्जी के बारे में बता सकते हैं। इसीलिए जब मैं इसकी तीन कैरेक्टरिस्टिक देखता हूं तो मुझे तीन तरीके के पिरामिड समझ में आते हैं। वन टाइप ऑफ पिरामिड वी कॉल इट एज पिरामिड ऑफ एनर्जी, सेकेंड टाइप ऑफ पिरामिड विच वी कॉल एज पिरामिड ऑफ नंबर, and third type of pyramid which we call it as the pyramid of biomass। अब ये तीन पिरामिड हैं, इन तीनों को वन बाय वन समझने की कोशिश करेंगे। उसमें सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो वो लॉ आता है जो मैं तुम्हें बहुत बार बता चुका हूं, दैट इज द 10% लॉ। 10% लॉ जो कि रेमंड लिंडमैन ने दिया। जो ये लिंडमैन थे, इन्होंने कहा कि अगर किसी भी ट्रॉफिक लेवल पे हम बात करें तो सारी एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती, ओनली बायोमास ट्रांसफर होता है। बायोमास का मतलब क्या होता है, ओनली स्टोर्ड पार्ट। क्योंकि मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं कि 90% तक की जो एनर्जी है, अगर मान लो कोई प्लांट है तो उस प्लांट की 90% एनर्जी तो वो अपने रेस्पिरेशन और इवेपोट्रांसपिरेशन में निकाल देता है। 10% जो बची हुई एनर्जी होती है दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ बायोमास। ये मैंने पहले ही बता दी थी, दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ बायोमास। और सिर्फ वही बायोमास ही ट्रांसफर होता है। अब इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लो मैंने प्लांट का तो तुम्हें एग्जाम्पल दे दिया कि प्लांट ने जो 100% प्रोड्यूस किया एनर्जी, उसमें से 90% इसने लॉस कर दिया रेस्पिरेशन में, इवेपोट्रांसपिरेशन में, और इसके अंदर बचा 10% एनर्जी। ये 10% एनर्जी ही इसका क्या है, बायोमास है। यही क्या है, इसका बायोमास है। यही बायोमास अगले लेवल पे जाएगा। अगर मान लो कोई डियर इसे खाना चाहता है, किसी प्लांट को खाना चाहता है, तो 10% एनर्जी इस तक पहुंची। बट डियर के पास जो एनर्जी पहुंची, जो भी एनर्जी पहुंची, उस एनर्जी को मैं 100% बोलूं। अगर मैं उस एनर्जी को 100% बोलूं, उसको मैं 100% बोलूं, तो यहां पे डियर भी क्या करेगा, पूरे पूरे अपने जीवन कार्यकाल के अंदर रिप्रोडक्शन करेगा। रिप्रोडक्शन के अंदर एनर्जी लगाएगा, उसके साथ साथ ये रेस्पिरेशन भी करेगा, राइट, चलेगा फिरेगा भी। तो ये अपने जीवन दरमियान के अंदर 90% एनर्जी को तो वेस्ट कर देता है, यूटिलाइज कर लेता है। 10% एनर्जी जो डियर के पास बचती है, वो डियर के फैट के अंदर क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है। तो अगली जो जनरेशन, यानी कि अगला जो लायन है, उसके पास क्या मौजूद है, डियर का फैट। तो एक ओवरऑल चीज से बायोमास यहां पे क्या है, 10% एनर्जी है, और यहां पे इसके फैट को ही हम इसका बायोमास मानेंगे, क्योंकि जो स्टोर्ड एनर्जी है इन ह्यूमंस और इन एनिमल्स, दे आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फैट, राइट। अब यानी कि ये हुआ कि 100% का 10% यहां पे आया, 10% का 10% यानी कि 1% एनर्जी इसको मिली। लायन के पास फिर 10% यानी कि 0.1% एनर्जी ही पहुंच पाती है। 90% तो यूटिलाइज कर ली जाती है। इसी को बोला जाता है लॉ ऑफ 10%। यही 10% का नियम है। इसी को लिंडमैन लॉ के नाम से जाना जाता है, राइट। तो यहां पे देखें आप, when all energy losses are added, only about 10% of the energy entering one trophic level is available to the next trophic level, because only 10% of the energy obtained is used to make biomass.
वो 10% एनर्जी ही है जो बायोमास के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। सर ये 10% सेकेंडरी कंज्यूमर के लिए 100%, हाँ ये 10% जो है वो सेकेंडरी कंज्यूमर के लिए 100% है, बिल्कुल सही बात है। दिस इज नोन एज द 10% लॉ। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट एस्पेक्ट हियर इज द लॉ ऑफ 10%। बिकॉज ऑफ द 10% लॉ फूड चेन्स हैव, अब देखो जब मैं यहां पे बात करता हूं इस पूरे रीजन की, तो तुम्हें पता लगा 100%, 100% का 10% तो मिली, ये 100% तो सोलर एनर्जी थी, 10% बनाई किसने, प्लांट ने। प्लांट के पास ये किसको मिली, डियर को। डियर का 10% यानी कि 1% मिला लायन को, और ऊपर जाओगे 0.1%, और ऊपर जाओगे 0.01%। तो जैसे जैसे मैं ट्रॉफिक लेवल को बढ़ाता जाता हूं, तो क्या मैं कह सकता हूं कि ओवरऑल एनर्जी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। बिल्कुल सही बात है, ओवरऑल एनर्जी कम होती जा रही है जैसे जैसे हम एक लेवल से ऊपर बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि शेर को ज्यादा खाना चाहिए? जी हां, शेर को ज्यादा खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो उसको एनर्जी मिल रही है वो बहुत ही कंपैरेटिवली कम है। और इसीलिए तुमने सुना होगा जो वीगन मूवमेंट है, वीगन मूवमेंट जो है, आजकल जो लोग डेयरी प्रोडक्ट्स और नॉन वेजिटेरियन को त्याग रहे हैं, वो वीगन मूवमेंट क्लाइमेट फ्रेंडली मूवमेंट के रूप में देखा जाता है। वो मूवमेंट क्लाइमेट फ्रेंडली मूवमेंट के रूप में देखा जाएगा। क्योंकि अगर आपने, जैसे देखो ये ग्रास के ऊपर आपने देखा चिकन आ गया, और इस चिकन के ऊपर आप आ गए ह्यूमंस, राइट। अब यहां पे देखोगे, अगर मैं ग्रासेस को कंज्यूम करता हूं, अगर मैं ग्रासेस को कंज्यूम करता हूं, तो मुझे जितनी एनर्जी मिल रही है उसका उसका जो, अगर मैं चिकन कंज्यूम करूंगा तो मुझे उसके लिए कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा एनर्जी का कंजम्पशन करना पड़ेगा। क्योंकि ज्यादा, जो चिकन ने जितना एनर्जी लिया वो बहुत सारी ग्रासेस खा के लिया। अगर मैं डायरेक्ट ग्रास खा लेता तो मुझे उतनी ही एनर्जी मिल जाती। इसीलिए तो हम वीगन मूवमेंट की बात करते हैं, क्योंकि अगर मान लो चिकन बीच में आ गया तो हमें ज्यादा ग्रासेस ग्रो करनी पड़ेंगी, वाटर फुटप्रिंट बढ़ जाएगा। इसीलिए वाटर फुटप्रिंट को कम करने के लिए ये सारे के सारे एस्पेक्ट्स को देखा जाता है। हाँ, डियर को ज्यादा एनर्जी मिलेगा। यस, ये बात सही है कि एवरीवन विल शिफ्ट टू दी वीगन और वेजिटेरियन डाइट विल अगेन डिस्टर्ब द फूड चेन। नो, इट विल नॉट डिस्टर्ब द फूड चेन, rather nature will find out another mechanisms to particularly adjust with the ecosystem, right। अब ये, हाँ हाँ, प्रोटीन वगैरह सेम रहेगा, ज्यादा नहीं जाना, मैं इसके ऊपर बात करूंगा लेटर ऑन स्टेजेस में जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करेंगे, क्योंकि ये क्लाइमेट फ्रेंडली प्रोस्पेक्ट है वीगन मूवमेंट, इसीलिए, राइट। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, बिकॉज ऑफ द 10% लॉ जो एनर्जी लेवल है वो लॉस होता रहता है, इसीलिए ज्यादा हमें लेवल नहीं दिखाई देंगे। तुम बोलते हो प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, क्वार्टनरी कंज्यूमर, उसके बाद 5वें लेवल पे क्यों नहीं मिलता, 6वें लेवल पे क्यों नहीं मिलता? अरे बेटा, उस लेवल तक तो एनर्जी बचती नहीं है, इसी कारण से ऐसा देखा जाता है। मोस्ट ऑफ द एनर्जी जो है वो लॉस हो जाती है इन द प्रोडक्शन ऑफ हीट एंड मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर। जैसे आप देखेंगे आपकी स्क्रीन पे सबसे बेसिक लेवल पे ये देखा कि प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ने 10,000 जूल एनर्जी जनरेट की, उसके बाद ऊपर गए तो 1,000 जूल रह गई, उसके बाद 100 जूल रह गई, उसके बाद 10 जूल रह गई। इसका मतलब यह है, अगर मान लो यहां पे चिकन है, तो इस चिकन को 10,000 जूल एनर्जी के लिए 1,000 जूल जाती है, तो 10 प्लांट खाने पड़ेंगे। 10 प्लांट खाएगा तो 10,000 जूल एनर्जी मिलेगी। मैंने अपना पेट भरना है तो मैं एक प्लांट खा जाऊंगा, मुझे 10,000 जूल एनर्जी मिल जाएगी, राइट। और अगर मैं चिकन खाता तो मतलब इस चिकन ने 10 ग्रासेस को खाया होगा। इसका मतलब क्या था कि ज्यादा ग्रासेस इन्वॉल्व हुई थी उतनी ही एनर्जी के लिए जितनी मुझे चाहिए। अरे समझे कि नहीं? वाटर फुटप्रिंट का मतलब देखो, मान लो ये है 10,000 जूल, और आगे बढ़ते हैं 1,000, उसके बाद 100 जूल, फिर 10 जूल, ऐसा है।
मैं ह्यूमन हूं और मुझे मालूम है बेटा, मैंने तो अपना 1,000 जूल 10,000 जूल की एनर्जी मुझे चाहिए। ठीक है, अब ये 10,000 जूल की एनर्जी एक ग्रास, एक ट्री, एक प्लांट खा रहा है, एक प्लांट जनरेट कर रहा है। अगर मैं वेजिटेरियन हूं, मैं सीधा एक ही प्लांट खाऊंगा और मेरा काम चल जाएगा, गेम ओवर, 10,000 जूल मिल गया। बट मेरे को लगा कि किसी दिन मैं जीव हत्या के प्रति इतना संवेदनशील नहीं हूं, तो मैंने क्या किया, मैंने चिकन को लाया और चिकन खाया। बट मैंने जब चिकन खाया, एनर्जी मैंने तो अपनी 10,000 जूल ले ली, बट चिकन को एनर्जी मिली थी 1,000 जूल, किससे, प्लांट से। तो चिकन ने कितने प्लांट खाए होंगे, 10 प्लांट खाए होंगे, ताकि वो 10,000 जूल एनर्जी जनरेट कर सके। मैंने तो एक चिकन खाया, राइट। इसका मतलब यह है कि इतनी सेम एनर्जी को खाने के लिए अगर मैं बड़े ट्रॉफिक लेवल पे जा रहा हूं, तो मुझे 10 प्लांट को लॉस में डालना पड़ा, और 10 प्लांट ग्रो करने के लिए वापस क्या चाहिए, ज्यादा पानी चाहिए, और ज्यादा पानी चाहिए, इसका मतलब पानी की स्कैरसिटी। अरे है कि नहीं? अब समझ में आ गया होगा एवरीवन। इंसान भी खाना होगा भाई, जैसे तुम्हारे हालात चल रहे हैं, तुम्हारा ये वक्त आ भी जाएगा। गॉट इट, यस, ग्रेट, वेरी गुड गाइस। तो ये अब नहीं भी समझ में आया तो भी कोई बड़ी फाइट है नहीं वैसे इसमें, क्योंकि हमें बस इतना समझना है कि वीगन मूवमेंट इज मोर क्लाइमेट फ्रेंडली देन दी ईटिंग नॉन वेजिटेरियन फूड। आते हैं अब सबसे पहले इकोलॉजिकल पिरामिड्स पे। इकोलॉजिकल पिरामिड का हमने ये फ्लो ऑफ एनर्जी, न्यूट्रिएंट्स थ्रू द फूड चेन, ये देख लिया। पिरामिड तीन तरीके के होते हैं, पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ नंबर। अब मैं सबसे पहले अगर पिरामिड ऑफ एनर्जी की बात करता हूं, तो मुझे ये समझता है कि एक लेवल से जब दूसरे लेवल पे जाऊंगा, तो एनर्जी हमेशा कम होती जा रही है, राइट। एक लेवल से, पहले लेवल पे एनर्जी ज्यादा, दूसरे लेवल पे एनर्जी कम, तीसरे पे कम, चौथे पे कम। तो क्या ये जो पिरामिड है, ये पिरामिड अपराइट है या इन्वर्टेड है? फटाफट जवाब दें। हाँ भाई, मैं वेजिटेरियन हूं। ये अपराइट है या इन्वर्टेड है? बिल्कुल सही बात है, ये तो कोई भी देख के बता दे, ये अपराइट है, राइट, दिस इज अपराइट। और क्या मैं कह सकता हूं, पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा, ऑलवेज, ऑलवेज अपराइट होगा, कभी भी इन्वर्टेड नहीं होगा, कभी भी इन्वर्टेड नहीं होगा। ऑल, वेरी गुड, ऑलवेज, इट विल ऑलवेज बी अपराइट। एवरीवन प्लीज। आवाज आ रही है एवरीवन? यस, डन। तो दिस वाज द पिरामिड ऑफ बायो, पिरामिड ऑफ एनर्जी। अब जो बाकी के पिरामिड है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुमारोज क्लास, एज द टाइम ऑफ द क्लास हैज ओवर, क्योंकि इवेंचुअली दिस क्लास वाज सपोज टू बी एट 10:30 to 12:30, बिकॉज ऑफ माय बिजी शेड्यूल। ये क्लास का टाइम यही मिला, इसके बाद भी मेरी क्लासेस है। एंड सेकेंड एस्पेक्ट, एक बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा, दिस विल बी शेयर टू यू। कल हम पिरामिड ऑफ नंबर, बायोमास और एग्जैक्ट 10:30 मिलेंगे, सो दैट, ठीक है। और अगर बाकी अगर कोई टाइम के चेंजेस होंगे तो आपको वो कम्युनिकेट कर दिया जाएगा, राइट। वाई टाइम चेंज टुडे? तुम्हें बस पढ़ना है बेटा, जब क्लास का टाइम आ जाए पढ़ लो बस, राइट। थैंक यू सो मच। कल की टाइमिंग्स विल बी कन्वेड टू यू ओवर द मेल और मैसेजेस। थैंक यू सो मच, विल सी यू टुमारो गाइस।